चलो जी स्टार्ट करते हैं। हम लोग बेसिकली बात स्टार्ट करते हैं कॉस्मोलॉजी से। व्हाट एग्जैक्टली इज कॉस्मोलॉजी? तो देखो यार, ये कॉस्मोलॉजी जो है ये दो वर्ड्स का बना हुआ है। दैट इज फर्स्ट वन इज कॉस्मोस एंड सेकंड इज लॉजी। ठीक है जी, कॉस्मोस एंड लॉजी। अगेन कॉस्मोस जो है इट्स अ ग्रीक वर्ड, एंशिएंट ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इन मॉडर्न लैंग्वेज इट मींस यूनिवर्स। तो इट इज बेसिक एंड ओलॉजी का मतलब इट इज व्हाट? इट इज द स्टडी ऑफ। सो अगेन कॉस्मोलॉजी जो है इट इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ यूनिवर्स। ये उस नोन एज वेल एज अननोन यूनिवर्स की स्टडी है बेसिकली, जिसमें हम लोग गैलेक्सीज देखते हैं, स्टार्स देखते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग प्लैनेट, ये सारी चीजें जो है इस ब्रॉड एरिया के अंडर आ जाती है, कॉल्ड एज यूनिवर्स। ठीक है, सो हम इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बहुत बड़े बड़े मेगा क्लस्टर्स उनको भी स्टडी करते हैं। जो आप गैलेक्टिक मेगा क्लस्टर देखते हो, बड़ी बड़ी गैलेक्सीज देखते हो जो कि 100 एंड थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स में फैली हुई हैं। प्लस इसमें हम बहुत टाइनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर भी बात करते हैं। एंड दैट इज वाई जो है दिस कॉस्मोलॉजी और द स्टडी ऑफ यूनिवर्स बहुत ज्यादा होलिस्टिक बन जाता है अपने आप के अंदर। ठीक है कि नहीं? चलो, so again everything that exists from galactic mega clusters to tiny subatomic particles, they comprise the universe, they are the part of our universe। ठीक है नहीं? इसके अंदर जो है आपको क्या मिलेगी, इसके अंदर यूनिवर्स के अंदर आपको गैलेक्सीज मिलती हैं, स्टार्स देखने को मिलती हैं। जैसे हम लोग अगर इसको ह्यूमन बॉडी के साथ एनालॉजी करके देखें तो हम लोग बात करते हैं ना कि ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? इट इज अ सेल, है ना। सबसे बड़ा यूनिट इज इफ इट इज इंडिविजुअल, सबसे छोटा यूनिट इज सेल। सिमिलरली हम लोग यूनिवर्स की एनालॉजी भी ले सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्स की एनालॉजी में सबसे ऊपर क्या आ गया? अगेन आपका जितना भी नोन यूनिवर्स है, एंड इसके नीचे आपको क्या मिल जाते हैं? इसके नीचे आपको गैलेक्सीज मिलती हैं, इसके नीचे आपको स्टार्स मिलते हैं, एंड दी स्टार्स फॉर्म द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ कॉस्मोलॉजी। ठीक है नहीं? इसके नीचे आपको और फर्दर सब यूनिट मिलते हैं, बट इस तरह से आप एक जनरल एनालॉजी बना सकते हो एज फार एज कॉस्मोलॉजी इज कंसर्न। ठीक है कि नहीं? सो हम लोग इसी चीज को पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम लोग यूनिवर्स से स्टार्ट होंगे, देन हम लोग गैलेक्सीज की तरफ जाएंगे, देन हम लोग स्टार्स को पढ़ेंगे, देन हम लोग अपने स्टार को पढ़ेंगे, देन उसके बाद स्टार के साथ में जो आसपास में प्लैनेट लगे हुए हैं, सोलर सिस्टम लगा है, उसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, एंड उसके बाद हम लोग अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हम लोग मैक्रो लेवल से हम लोग माइक्रो की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है कि नहीं? चलो, एनीवेज ये जो यूनिवर्स की स्टडी है ये कहाँ से निकल के आई है एंड किस तरह से हमने इसे स्टडी करने की कोशिश करी है, क्या इसके हिस्टोरिक अंडरपिनिंग्स नहीं है? सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड यार, इंसान जो है वो अपने टाइम, मतलब अगर हम इंसान की बात करें तो ही हैज बीन इनइक्विजिट, उसका नेचर में है इनइक्विजिटनेस। ठीक है, इनइक्विजिटनेस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज इनइक्विजिटनेस? मीन्स रेस्टलेस रहता है, अपने आसपास के इन्वायरमेंट को समझने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को समझने की कोशिश कर रहा है कि इस तरह से अगर मैं दिखता हूं तो क्यों दिख रहा हूं। ठीक है ना? इनइक्विजिट है। इनइक्विजिट मीन्स क्वेश्चन करने की कोशिश करता है, आसपास के फिनोमिना को, अपने आप को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। तो जब अगेन इंसान जो है थोड़ा बहुत दिमाग चलने लगा तो उसने यही सोचा कि ये आसपास इस तरह की चीजें क्यों हो रही हैं, क्यों जो है थोड़े टाइम में 12 घंटे जो है सन रहता है एंड देन उसके बाद रात हो जाती है, रात में जो स्टार्स निकल के आते हैं ये क्यों निकल के आते हैं, ये सारा फिनोमिना किस तरह से। तो यहाँ से हम लोग जो है यूनिवर्स की स्टडी स्टार्ट करते हैं, कॉस्मोलॉजी की स्टडी स्टार्ट करते हैं। पुराने टाइम में ये एक्सप्लेनेशन कहाँ से निकल के आ रही थी? ये उस टाइम की साइंस से निकल के आई थी। ये उस टाइम की साइंस कौन सी थी? दे वर गाइडेड बाय रिलीजियस फिलोसफीज। ठीक है, जो रिलीजियस फिलोसफीज थी वो उस टाइम की साइंस थी, और उसने उस टाइम पे यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि किस तरह से ये भी यूनिवर्सल, जो भी आपके यूनिवर्सल फिनोमिना है वो किस तरह से हो रहे हैं। ठीक है ना? जैसे कि हम लोग बात करते हैं थोड़ा बहुत पुराने टाइम में, देखते हैं कैसे यूनिवर्स के बारे में क्या बातें कही हुई हैं। 16 सेंचुरी बीसी में, 16वीं सदी ईसा पूर्व में क्या बात हुई? मेसोपोटामियम कॉस्मोलॉजी में बात करी गई थी फ्लैट सर्कुलर अर्थ की। ठीक है, इन्हें बोला कि जो अर्थ है वो सर्कुलर है और फ्लैट है, 2 डायमेंशनल है, एंड आसपास जो है किसके आसपास घिरी हुई है? एक कॉस्मिक ओशियन के आसपास में घिरी हुई है। ठीक है, सो ये जो आप फ्लैट अर्थ की थ्योरी देखते हो ये एज इतनी पुरानी है, 16वीं सदी ईसा पूर्व पुरानी है, 16 सेंचुरी पीछे से देखने को मिल जाती है आपको। सिमिलरली हिंदू माइथोलॉजी में भी 12 सेंचुरी बीसी में हम लोगों ने देखा था क्या? जो आपकी ऋग्वेदा है, ऋग्वेदा के 10वें मंडल में, 10th जो इसकी बुक है, लेटेस्ट जो इसकी बुक आई थी, 10वें मंडल में 129th हम में ये बात करी हुई है। ठीक है, यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में बात करी हुई है। नाशदिया शुक्ता में इसके बारे में बात करी हुई है कि ये जो यूनिवर्स है कहां से निकला है? हिरण्य गर्भ से निकला हुआ है। ठीक है, एक सिंगल गोल्डन एग है और यहां से जो है पूरे यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई है, इसके बारे में बात करी। सिमिलरली 6th सेंचुरी बीसी में जो बेबीलोनियन कॉस्मोलॉजी है उसमें भी ये बात करी हुई है फ्लैट अर्थ के ऊपर। सो अगेन हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे इस तरह के लोग हैं, बहुत सारी सोसाइटीज थी, उन्होंने क्या किया? अपने आसपास के फिनोमिना को एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया।
ठीक है जी। इसी तरह से उसके बाद अगेन कुछ लर्न सोसाइटी सी, दे वर दी एंशियंट, जो क्लासिकल ग्रीक सोसाइटीज थी, यहाँ पे भी आपकी कॉस्मोलॉजी के ऊपर या फिर यूनिवर्स की ऑब्जर्वेशन के ऊपर बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग्स बनी। फॉर इंस्टेंस 6th सेंचुरी बीसी में देयर वाज अ ग्रीक थिंकर कॉल्ड एज एनाक्सीमेंडर। ठीक है ना, इनके बारे में आप पढ़ोगे जब आप फिलोसॉफीज पढ़ोगे। फॉर इंस्टेंस हम लोग एथिक्स में फिलोसॉफीज पढ़ते हैं, तो उनमें इन इन थिंकर्स के बारे में सुनोगे आप। एनाक्सीमेंडर अगेन ये क्लासिकल ग्रीक फिलोसफर था। इसने बात करी थी सबसे पहले कि जो अर्थ है वो क्या है, वो यूनिवर्स का सेंटर है, केंद्र है यूनिवर्स का, एंड बाकी सारी चीजें जो है वो क्या कर रही हैं, वो अर्थ के आसपास में घूम रही हैं। ठीक है, सो मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ कि जो जियोसेंट्रिसिज्म है, जियोसेंट्रिसिज्म मींस अर्थ जो है वो सेंटर यूनिवर्स का, ये थ्योरीज कहाँ से निकल के हैं। 6th सेंचुरी में एनाक्सीमेंडर ने इसके बारे में बात करी थी। उसके बाद 4th सेंचुरी में आते आते ये थ्योरी जो है प्लेटो से उसके बाद उसके स्टूडेंट एरिस्टोटल पे इस तरह से निकल के आई, एंड 4th 3rd सेंचुरी तक ये जियोसेंट्रिसिज्म थ्योरी जो है ये पनपने लग गई कि अर्थ जो है वो क्या है, वो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है, और ये सारे जो भी आपके सेलेस्टियल बॉडीज हैं ये क्या कर रही हैं, अर्थ के आसपास रोटेट कर रही हैं। ठीक है जी। बट इस थ्योरी को जो सिस्टमेटिक इसका डिस्क्रिप्शन है, इट वाज गिवन बाय दिस ग्रीक फिलोसोफर, इसका नाम था क्लॉडियस टॉलमस। ठीक है, क्लॉडियस टॉलमस, इन्होंने एक बुक लिखी कॉल्ड एज एल्केमिस्ट, एंड ये बुक जो थी पुराने पिछले जितने भी इसने क्या किया, बेसिकली इसने रिसर्च करी पिछले 1500 सालों में जितने भी यहाँ पे इसको यूनिवर्स की ऑब्जर्वेशन मिली या मतलब किसी ने कुछ लिखा होगा, कोई इस तरह का पुराना फिलोसफर रहा, उसकी सारी थ्योरीज को निकाला इसने, एंड ये बुक कंपाइल करी कॉल्ड एज एल्केमिस्ट। इस एल्केमिस्ट में जो है इसने क्या बात करी, इसने बोला कि जो अर्थ है इट इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। इन 140 एडी में इसने प्रपाउंड किया कि अर्थ जो है वो सेंटर है यूनिवर्स की। ठीक है कि नहीं। अगेन इसने और क्या क्या की, बाकी सारी जो भी हेवनली बॉडी है, सन और सारी जो भी स्टार्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अर्थ के आसपास में रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं। अगेन ये इसने क्यों बोला, ये इसने बोला बाय सिंपल ऑब्जर्वेशन, जो इसने सिंपल ऑब्जर्वेशन देखी कि क्या हो रहा है, सन एंड जो स्टार्स है वो क्या कर रहे हैं, पीरियोडिकली अपना जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट ले रहे हैं अर्थ के आसपास। सिमिलरली इसने देखा स्टार्स जो है कुछ टाइम पे हॉरिजन के बाहर होते हैं, पहले कुछ 12 घंटे हॉरिजन के ऊपर होते हैं, देन हॉरिजन के नीचे चले जाते हैं। इसका मतलब इनको लगा क्या कि जो स्टार्स हैं, जो सन है, वो क्या कर रहे हैं, वो इसके आसपास चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, इसी को जो है इसने अपनी इस बुक में लिखा था एल्केमिस्ट में, और इसको प्रूव करने की कोशिश करी टॉलमी ने। ठीक है, एंड इस थ्योरी जो है, ये थ्योरी 140 एडी में दी गई थी, एंड उसके बाद फॉर नेक्स्ट 1500 ईयर्स, अगले 1500 सालों के लिए जो है ये थ्योरी क्या हो गई, इट गॉट ग्राउंडेड, एंड इसको जो है दोबारा कभी चैलेंज किया नहीं गया। ऐसा क्यों हुआ, क्यों इसे चैलेंज क्यों नहीं किया इसको, जियोसेंट्रिक थ्योरी को? इट वाज बिकॉज ऑफ कि इस टाइम पे यूरोप में क्या हो रहा था, दे वर ऑल यूरोपियंस। इस टाइम यूरोप में क्या हो रहा था, यूरोप में रोमन कैथोलिक या जो होली रोमन एम्पायर है वो अपने आप को स्प्रेड कर रही थी, होली रोमन एम्पायर। ठीक है जी। तो रोमन जो कैथोलिक्स हैं वो क्या क्या बात करते हैं, उनके जो टेस्टामेंट्स हैं, उन्होंने जो अपनी होली बुक्स लिखी उसमें भी यही बात की हुई है कि जो ह्यूमन बीइंग, अर्थ जो है वो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है, एंड ह्यूमन बीइंग्स को उसके अंदर, जो भगवान ने ह्यूमन बीइंग्स बनाए और उसको जो है कहाँ पे रखा, अर्थ में रख दिया। ठीक है ना, बात है ना, वो अपना एडम ईव वाली हमने स्टोरी सुनी हुई है कि एडम ईव को जो है क्या किया, दे वर बैनिश्ड फ्रॉम द ह्यूमन, फ्रॉम द गॉड्स गार्डन, एंड इवेंचुअली उनको कहा, अर्थ में भेज दिया कि आप जो है यहाँ पे क्या करो, ब्रो ऑफ द टॉयल से अपने एफर्ट्स प्रोड्यूस करो। ठीक है कि नहीं। सो ये जो टॉलमी की थ्योरी थी, इट वाज इन सिंक विद द रोमन, होली रोमन थ्योरीज, एंड दैट इज वाई फॉर नेक्स्ट 1500 ईयर्स, क्योंकि ये रिलीजन के साथ जुड़ गई, दैट वाई फॉर नेक्स्ट 1500 ईयर्स क्या हुआ, इस पर्टिकुलर थ्योरी के ऊपर किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। ठीक है कि नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। दिस जियोसेंट्रिक थ्योरी इवेंचुअली बिकेम द फैक्ट, जिसको हमने उस टाइम का जो फैक्ट क्या था, इट वाज कि अर्थ वाज एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, एंड बाकी सारी हेवनली बॉडीज क्या कर रही हैं, इसके आसपास में रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं। उसके बाद आई एक दूसरी थ्योरी, दिस वाज हेलियोसेंट्रिसिज्म। हेलियोसेंट्रिसिज्म जो है ये भी उसी टाइम निकली जिस टाइम पे जियोसेंट्रिक थ्योरी की शुरुआत हो रही थी। अगेन वही 6th सेंचुरी बीसी से निकल के वहां पे एक थिंकर था कॉल्ड एज पाइथागोरस। पाइथागोरस का नाम आपने शायद सुना भी होगा। ठीक है जी, यस, पाइथागोरस थ्योरम, मैथमेटिशियन, ट्राइंगल के ऊपर बहुत सारी बातें करी। अगेन इट वाज आल्सो अ क्लासिकल ग्रीक थिंकर, एंड पाइथागोरस ने ये पाइथागोरस से नहीं, मतलब पाइथागोरस स्कूल से, पाइथागोरियन स्कूल से ये स्टेटमेंट निकली थी कि जो जितनी भी हेवनली बॉडीज हैं, दे मस्ट बी रिवॉल्विंग अराउंड अ सिंगल हर्थ। एक हर्थ, हर्थ का मतलब क्या होता है पता है किसी को? हर्थ,
अर्थ इज भट्टी, ठीक है जी, भट्टी। सो अगेन इसने क्या बोला था कि जितनी भी हेवनली बॉडीज हैं वो एक भट्टी के आसपास में घूम रही हैं। सो दैट भट्टी वाज व्हाट, इट वाज बेसिकली सन, ठीक है। सो ये बात जो है कहाँ से स्टार्ट हुई, पाइथागोरस से स्टार्ट हुई। उसी का एक स्टूडेंट था फिलिलॉस, इसने ये बात करी थी सम 390 बीसी में। उसके बाद इट इवेंचुअली वाज सिस्टमेटाइज्ड बाय एरिस्टार्कस, एरिस्टार्कस ऑफ सेमोस, इसने जो है इसको और फर्दर सिस्टमेटाइज किया था, बट उसके बाद ये थ्योरी जो है वो गायब हो गई। दिस वाज देयर इन द राइटिंग्स ऑफ एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स, क्लासिकल फिलोसफी में ये देखने को मिली थी, बट उसके बाद ये गायब हो गई। क्यों? बिकॉज ऑफ द डोमिनेंस ऑफ जियोसेंट्रिक थ्योरी और टॉलमिक थ्योरी, एंड इवेंचुअली उसके ऊपर जो स्टैंप लगाई गई थी किसके द्वारा, होली रोमन एम्पायर द्वारा। सो इवेंचुअली इवन इंडिया में भी हम लोग इस टाइम पे बहुत सारे इस तरह के रिसर्च पेपर कह सकते हैं, अगर हम क्लास अभी अभी की बात करें, इस तरह के रिसर्च पेपर, इस तरह की बुक्स देखी गई जहां पे इंडियन थिंकर्स ने बात करी है कि जो सन है इट वाज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, और बाकी जो हेवनली बॉडीज हैं वो क्या कर रही हैं, इसके आसपास में रिवॉल्व कर रही हैं। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंकर्स वाज आर्यभट्टा। आर्यभट्ट ने जो है अपनी बुक आर्यभट्टिका के ऊपर, इसके अंदर भी लिखा हुआ है कि जो सन है इट इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, एंड बाकी सारे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, इसके आसपास में रोटेट कर रहे हैं। इवन इसने अर्थ की रोटेशन के बारे में भी बात करी थी, ठीक है जी। एंड ये कुछ नई बात नहीं करता, इससे पहले इसके प्रेडिसेसर जो थे जैसे ब्राह्मीरा, उन्होंने भी इसके बारे में बात करी हुई है। सो ऐसा नहीं है कि जो हम लोग एनलाइटन नहीं थे, हम लोग जो है हमारी जो क्लासिकल एंशिएंट हिस्ट्री है इसके अंदर ही बहुत ज्यादा एनलाइटमेंट देखने को मिलते हैं। जो हमारे साइंटिस्ट उन्होंने बहुत सारी फ्यूचरिस्टिक बातें भी करी थी, ठीक है। सो इस तरह से हीलियोसेंट्रिसिज्म का हमने जन्म देखा, बट क्या हुआ फिर नेक्स्ट 1500 ईयर्स के लिए जियोसेंट्रिक थ्योरी जो है इट इवेंचुअली डोमिनेटेड द सोसाइटी। एंड उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर द जो उसके बाद क्या हुआ, डार्क एजेस जो थी वो खत्म हुई। 1500 सालों के तक जो है यूरोप ने डार्क एजेस देखी, एंड उसके बाद एक नया मूवमेंट निकल के आया। दिस मूवमेंट वाज कॉल्ड एज रेनेसां, ठीक है जी। रेनेसां एक मूवमेंट निकल के आई जहां पे लोग क्या करने लगे, लोग एक नई तरह से सोचने लगे। पुराने जो है एंशिएंट ग्रीक, एंशिएंट जो लैटिन क्लासिकल ग्रीक, क्लासिकल लैटिन फिलोसफी थी उसको दोबारा पढ़ने लगे एंड क्वेश्चन करने लगे, चीजों को नई तरह से सोचने लगे। एंड इसी तरह से क्वेश्चन करते करते दे केम टू क्वेश्चन दिस जियोसेंट्रिक थ्योरी, इस जियोसेंट्रिक थ्योरी को क्वेश्चन करने लगे। एंड हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू क्वेश्चन इट, इट वाज दिस पर्सन, हिज नेम वाज कोपरनिकस। ही वाज a Renaissance scholar, he was a Renaissance scholar, he was a astronomer, he was a mathematician, and eventually इसने क्या बात करी, इसने पिछले ये दो लोग मैंने आपको बताए थे, हेलियोडस एंड आपके एरिस्टार्कस, इसकी जो फिलॉसफी थी, इनके जो पेपर्स थे वो निकाले और उनको पढ़ना स्टार्ट किया। इवेंचुअली ही गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर थ्योरीज, एंड इसने एक बुक निकाली कॉल्ड एज डे रेवोल्यूशनबस ऑर्बियम कोलिजियम। इस बुक में क्या बात करता है, इस बुक में बात करता है कि जो सन है इट इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, एंड बाकी सारे जो भी हेवनली ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो इसके आसपास सर्कल्स में रोटेट कर रहे हैं, ठीक है जी। सो दिस ही वाज द पर्सन, ही इवेंचुअली propounded heliocentric theory in this book called as De Revolutionibus Orbium Coliseum, ठीक है जी। he was also the Catholic clerk, कैथोलिक क्लैरिक भी था। सो अगेन उस टाइम पे ऐसी बात करना इट अमाउंटेड टू हेरेसी, ठीक है। अगर हम ऐसी बात करते थे विच वेंट अगेंस्ट द रोमन कैथोलिक चर्च, इसके लिए हमने क्या हेरेसी के चार्जेस फेस करने पड़ते थे, एंड इससे मतलब इसकी जो पनिशमेंट होती थी इट वाज वेरी वेरी ग्रूसम, लोगों को जिंदा जला दिया जाता था, ठीक है। बड़ी ही खतरनाक पनिशमेंट मिलती थी। बट अगेन इसको पता था कि अगर इस तरह की ये बुक लिखेगा, इस तरह के थ्योरीज प्रोपाउंड करेगा जो कि कैथोलिक चर्च की थ्योरीज के खिलाफ जाएंगी, तो इसको जो है हेरेसी या इनक्विजिशन के चार्जेस लग सकते हैं। सो इवेंचुअली इसने जो बुक लिखी थी, जो बुक थी ये बहुत ही मेलो वर्ड्स में लिखी गई थी। इट वाज नॉट अ सेटेड क्रिटिसिज्म ऑफ द कैथोलिक थ्योरी, बट अगेन बहुत ही मेलो लिखी गई थी एंड बहुत ही अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल शब्दों में क्रिटिसिज्म किया था। सो अगेन इसके ऊपर ज्यादा किसी ने ध्यान दिया नहीं, एंड मोर ओवर ही वॉज एन एज पर्सन, जब तक इसने बुक लिखी ही वॉज देयर इन हिज डेथ बेड, ठीक है। मरने मराने वाली स्कीम चली हुई थी इसकी, नॉट दैट मच। इवेंचुअली व्हाट हैपेंड, इसके कुछ एडमायरर्स कह लो आप, इसके कुछ फैंस थे, इसके कुछ एडमायरर्स थे, या इसको कुछ फॉलो करने वाले लोग थे, ठीक है। These followers eventually got the book, this particular book, De Revolutionibus Orbium Coliseum. वो बुक जो है इनके हाथ लगी, कहते हैं कि इसके डेथ बेड में एक और पागल साइंटिस्ट बैठा हुआ था, उसके हाथ में ये बुक लगी, ऑर्बियम कलीसियम वाली, एंड उसने इसको पढ़ना स्टार्ट किया। इवेंचुअली दिस पर्सन
जिसको ये बुक मिली बाद में, ही अंडरस्टूड दैट व्हाट कोपर्निकस वाज अबाउट टू से। कोपर्निकस के पास एज इन सच कोई प्रूफ नहीं था कि जो ये बोल रहा था। इसने तो पुराने पेपर्स निकाले, ठीक है जी, एस्केटाटस की जो है पुराने पेपर निकाले, उसको क्या कर दिया, पब्लिश कर दिया कि इस तरह से हो सकता है, बट इसके पास कोई ऑब्जर्वेशनल प्रूफ नहीं था। इवेंचुअली द नेक्स्ट पर्सन जिसने इसकी बुक पढ़ी, ऑर्बियम कलीसियम वाली बुक पढ़ी, इसने जो है ऑब्जर्वेशनल प्रूफ निकालने की कोशिश करी, ठीक है। हु वाज दिस पर्सन? ही वाज दिस पर्सन गैलीलियो गैलीली। अगेन वन ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड थिंकर्स ऑफ रेनेसा टाइम। रेनेसा के बहुत प्रोफाउंड थिंकर्स में इनको माना जाता है, ट्रू रेनेसा मैन की तरह इन्हें देखा जाता है, बिकॉज हिज थ्योरीज इवेंचुअली इन्फ्लुएंस्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, एवरी सब्जेक्ट, ठीक है जी। एस्ट्रोनॉमी से लेके आप फिजिक्स की बात कर लो, मैथमेटिक्स की बात कर लो, एवरीवेयर हिज थ्योरीज वर रेलेवेंट। सो अगेन इसने क्या किया, इस टाइम तक आते आते टेलीस्कोप वाज डिस्कवर्ड। इसने टेलीस्कोप नहीं डिस्कवर किया, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, इसने टेलीस्कोप नहीं डिस्कवर किया था। टेलीस्कोप वाज डिस्कवर्ड बिफोर कमिंग ऑफ गैलीलियो गैलीली, बट ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू पॉइंट इट टुवर्ड्स स्काई, ठीक है जी। ये पहला इंसान था जिसने स्काई की तरफ इसे पॉइंट किया है, एंड इसने एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस निकालनी स्टार्ट करी। पहले हम लोग टेलीस्कोप को क्यों यूज करते थे, वॉर कंडीशंस में यूज करते कि देखते थे दूसरी आर्मी क्या कर रही है, इसके लिए हमने इसको यूज करना स्टार्ट किया था, या नेविगेशन के लिए यूज करना स्टार्ट किया था, या एक दूसरे घर पे तांग जा करने के लिए स्टार्ट किया था, ठीक है, फॉर दैट पर्पसेस। बट अगेन फॉर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस इट वाज गैलीलियो हु इवेंचुअली पॉइंटेड this particular telescope towards sky to make astronomical observation, and he was influenced by Copernican system, ठीक है। Copernican theory से बहुत ज्यादा influence था, and he started taking observations which were relevant to Copernicus, जो Copernicus की theories को prove कर सके। Eventually he was the person जिसने जुपिटर के मून्स को खोज के निकाला था। He also saw the phases of Venus, Venus के भी जो है मून जैसे phases होते हैं, ठीक है ना, होता है ना, अर्ध चांद होता है, उसके बाद ही वॉज द पर्सन जिसने ये सारी चीजें निकाली। सो अगेन यहाँ से इसकी जो भी ऑब्जर्वेशन निकल के आ रही थी, दे वर इवेंचुअली रीइंफोर्सिंग क्या चीज को रीइंफोर्स कर रहे थे, कोपर्निकन सिस्टम एंड हीलियोसेंट्रिक थ्योरी को रीइंफोर्स कर रहे थे। एंड इवेंचुअली ही ओपनली सेड, ओपनली डिसेंटेड विद, मतलब जो आपका कैथोलिक चर्च है उसके साथ ओपनली डिसेंट किया कि नहीं भाई आप तो बकवास मार रहे हो, एक्चुअल में क्या है, सन जो है वो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है, एंड अर्थ जस्ट लाइक अदर प्लैनेट्स इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ये बात इसने करी, ठीक है कि नहीं। एंड इसके लिए जो है ही हैज टू फेस द हीट ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च। कैथोलिक चर्च कहता अगर बहुत हो गया उस टाइम पे, अगेन कैथोलिक चर्च के खिलाफ या कैथोलिज्म के खिलाफ एक मुहिम भी चल रही थी जिसे हम रिफॉर्मेशन कहते हैं। ये चला हुआ था, प्रोटेस्टेंट जो है वो निकल के आ रहे थे, एंड चर्च सेड एनी काइंड ऑफ डिसेंट विल बी क्रश्ड। तो इवेंचुअली क्या हुआ, गैलीलियो के खिलाफ हेरेसी के चार्जेस लगाए गए। हेरेसी समझते हो क्या होता है, ठीक है, अधर्मी है, अधर्म का चार्ज लगाया गया कि धर्म के खिलाफ जा रहा है, हेरेसी के चार्जेस लगाए गए। और इसके ऊपर जिसके ऊपर भी हेरेसी के चार्जेस लगते थे उसके ऊपर क्या लगाई जाती, ऐसी बैठक बुलाई जाती थी। जो रोमन पोप होता था या उसके जो भी नुमाइंदे होते थे उनकी एक इस तरह की बैठक बुलाई जाती है जिसे हम इनक्विजिशन कहते हैं। इवेंचुअली इनक्विजिशन की बैठक बुलाई गई थी, एंड वहां पे गैलीलियो के ऊपर ये चार्जेस लगाए गए, एंड ये चार्जेस जो है गैलीलियो के ऊपर प्रूव भी हुए थे। एंड गैलीलियो को क्या सजा मिली थी पता, गैलीलियो को बोला गया कि आप आज से पहले तो ये बोला गया कि आप जो है इस थ्योरी को रिफ्यूट करो वरना जला देंगे। बड़ी खतरनाक पनिशमेंट देते थे। कुछ पनिशमेंट इस तरह की होती थी, हाथ पांव रस्सी से बांध देते थे और इधर उधर घोड़े बांध देते थे, ठीक है, हाथ में रस्सी बांधी, पैरों में रस्सी बांधी और घोड़ों के ऊपर लगा दी वो रस्सी, एंड फिर वो बोलते थे खींचो इसको, ठीक है, मीन्स खींचते थे, देन जला देना, इस तरह के जो है पनिशमेंट देते थे। अगेन गैलीलियो डर गया, गैलीलियो को बोला गया कि आप जो बोलते थे वो सच बात है, कह रहा नहीं नहीं सब झूठ है, लिटरली बोल रहा है, कह रहा है ये जो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी है ये सब झूठ है, जो अर्थ है वही है सेंटर यूनिवर्स का, और जो मैं बोल रहा था वो मैं नशे में बोल रहा था, ठीक है। सो लिटरली इस तरह की बात, लिटरली तो नहीं इस तरह की बात बोली, बट अगेन ही सेड दैट व्हाटएवर थ्योरी आई हैव प्रोपाउंडेड इट इज रॉन्ग, ठीक है, जियोसेंट्रिक थ्योरी जो है इट इज द राइट थ्योरी। स्टिल एक्विजिशन काउंसिल में इसको क्या सजा दी गई कि अब से ही वॉज टू बी हाउस अरेस्टेड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, सारी उम्र के लिए अब इसको जो है हाउस अरेस्ट करके रखा गया, एंड इसको बोला गया कि आप आज से टेलीस्कोप को हाथ नहीं लगाओगे, ठीक है। फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ही वॉज नॉट टू मेक एनी काइंड ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस एनी मोर, एंड नॉट टू propound एनी काइंड ऑफ थ्योरी, कोई थ्योरी नहीं बनाओगे, कोई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन नहीं करोगे,
करोगे भी तो रात को चुपके चुपके कर लेना, पर थ्योरी मत देना, ठीक है। सो इवेंचुअली दैट वाज द एंड ऑफ गैलीलियो, ठीक है। बट अगेन एज आई टोल्ड यू, ही वाज अ ट्रू रेनेसां मैन, he actually was the spirit of renaissance. जब हम रेनेसां पढ़ते तब हम बताते हैं he was actually the spirit of renaissance. As soon as he was done with the observation, astronomical observation, he still had that scientific vigor. अभी भी जो है साइंस को परस्यू किया इसने, and he then moved towards other aspects of physics. He is also sometimes called as the father of scientific method, the father of modern science and the father of modern physics. इसने जो है स्पीड के ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर, ग्रेविटी के ऊपर, जो काइनामेटिक्स है, काइनामेटिक्स है ब्रांच ऑफ साइंस, राइट, जो मोशन के लिए, मोशन के ऊपर काम करती है, इसके ऊपर बहुत सारे फॉर्मूले लेके आया. Even after doing so much for observational, astronomical observation, he is also called as father of astronomy. Astronomical observation के father भी बोलते हैं इसको. But despite he being shunned from the astronomical observations, इसने जो है बाकी साइंसेस में बहुत ज़्यादा एक्सेल किया. ठीक है कि नहीं? चलो, हम लोगों का अभी इस बाकी चीज़ों के ऊपर बात करने का नहीं है. बट अगेन गैलीलियो ने जो बात करी, इट स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर, फटाफट से फैलनी स्टार्ट हुई. एंड फैलती फैलती कहाँ पे पहुंची? जर्मनी पहुंची, जहां पे इस इंसान ने इस थ्योरी को पकड़ा. Who was this person? He was Johannes Kepler. ठीक है, he was a German scientist, again a Renaissance thinker, mathematician and a physicist. इसने बेसिकली क्या किया? इसने ये कोपर्निकस थ्योरी एंड गैलीलियन थ्योरी को देखा, गैलीलियन ऑब्जर्वेशंस को चेक किया, एंड इसको जो है आगे फर्दर सॉलिडिफाई किया, रीइंफोर्स किया. इस टाइम तक जो है चीजें बदल चुकी थी. क्या बदल चुकी थी? अगेन कैथोलिक चर्च से जो जर्मन प्रिंसेस हैं या जर्मन जो पॉलिटिकल क्लास है, वो कैथोलिक चर्च के डोमिनेशन से बाहर निकलना चाहती थी. ठीक है, वहां पे जो छोटे छोटे जर्मन प्रिंसेस थे, दे वांटेड टू गेट आउट ऑफ द कैथोलिक इन्फ्लुएंस. एंड इवेंचुअली उनको लगा कि ये जो केपलर बोल रहा है, अगर हम इसको सपोर्ट करेंगे, इट विल इवेंचुअली हेल्प अस फाइट बैक द कैथोलिक फिलॉसफी. ठीक है, सो इवेंचुअली व्हाट हैपेंड, उस टाइम पे गैलीलियो के टाइम पे नोबडी सपोर्टेड गैलीलियो, बट बाय द टाइम केपलर केम इनटू द सीन, द जर्मन प्रिंसेस उन्होंने क्या किया? इसको सपोर्ट किया. एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंड, जो केपलर ने बोला, इट इवेंचुअली वाज द फाइनल नेल इन द कॉफिन फॉर द जियोसेंट्रिक थ्योरी. ठीक है, केपलर ने क्या बोला? केपलर ने बोला कोपर्निकस वाज एब्सोल्युटली राइट. जो यूनिवर्स है, सॉरी, इसने क्या बोला? इसने बोला कि जो सन है, इट इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. इसने कहा जो यूनिवर्स हम लोग इक्वेट कर रहे हैं सन के साथ, इट इज नॉट देयर. यूनिवर्स जो है बहुत बड़ा है, सन उसका जस्ट एक पार्ट है. ठीक है, एंड हम लोग जो हैं, वी आर रोटेटिंग अराउंड द सन इन अ सिस्टम कॉल्ड एज द सोलर सिस्टम. ठीक है, इसने इवन जो प्लैनेट्स हैं वो किस तरह से ऑर्बिट कर रहे हैं उसका पाथ भी बताया. ही सेड दैट ऑल द सन के आसपास में जो प्लैनेट्स हैं, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड इन एन एलिप्टिकल पाथ. सो कोपर्निकस ने यहाँ पे थोड़ा डेविएट किया. कोपर्निकस कहता था कि सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहे हैं, बट ही सेड दैट द ऑर्बिट इज एलिप्टिकल इन नेचर. ठीक है, बट अभी भी जो है केपलर, ही कुड नॉट प्रूव इट मैथमेटिकली. देयर वाज नो मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ इट. ऑब्जर्वेशनल प्रूफ तो मिल गया था, बट मैथमेटिकल प्रूफ नहीं मिला था, विच इवेंचुअली वाज गिवन बाय न्यूटन. ठीक है, इवेंचुअली दिस मैथमेटिकल प्रूफ वाज गिवन बाय न्यूटन. एंड दीज इन दोनों की जो मतलब जो भी फाउंडेशन थी, या इन दोनों की जो भी फाइंडिंग्स थी, इससे क्या हुआ? जियोसेंट्रिक थ्योरी वाज खत्म. इट इवेंचुअली डाइड एंड हीलियोसेंट्रिक थ्योरी इवेंचुअली बिकेम द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी. ठीक है, इसके बाद इवन थिंग्स डिड नॉट स्टॉप. जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहा, टेलीस्कोप दे बिकेम मोर एंड मोर स्ट्रांग. एंड उसके बाद जो है और इस तरह के एस्ट्रोनॉमर्स आए जिन्होंने सोलर सिस्टम के बाहर देखना स्टार्ट किया. फॉर इंस्टेंस देन केम इज फ्रेडरिक विलियम हर्शल. ठीक है, इस टाइम तक टेलीस्कोप्स वर वेरी वेरी स्ट्रांग एंड यू कुड सी बियॉन्ड जुपिटर एंड सैटर्न. ठीक है, सैटर्न के पीछे भी जो है, ही वाज द पर्सन हु फाउंडेड यूरेनस, ऑब्जर्व्ड यूरेनस, नॉट फाउंडेड बट ऑब्जर्व्ड यूरेनस फॉर द फर्स्ट टाइम. यूरेनस को ढूंढने वाला ये इंसान था. इवेंचुअली यूरेनस के आगे जो है देखना, इट वाज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज उस टाइम पे टेलीस्कोप वर नॉट दैट स्ट्रांग. एंड इस तरह से सिर्फ इस तरह क्लाउड सा दिखता था. सो अगेन व्हाट ही सेड दैट सोलर सिस्टम के आगे भी बहुत सारे इस तरह के सिलेस्टियल क्लाउड्स मिलते हैं, जिसको इसने क्या बोला था? नेब्यूले बोला था. राइट,
इसके बाद 1900 तक आते आते टेलीस्कोप्स वर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड देन केम दिस पर्सन, हिज नेम इज एडविन हबल। ठीक है, एडविन हबल, इन्होंने he was able to see beyond our solar system and he saw कि हमारे सोलर सिस्टम जो है इट इज पार्ट ऑफ इवन बिगर सिस्टम, एक बड़े सिस्टम का पार्ट है, विच ही कॉल्ड इट एज गैलेक्सी, जो कि हर्शल ने नेबुले बोला था इट वाज नथिंग बट गैलेक्सी। एंड इसने बोला हमारा यूनिवर्स जो है इस तरह की बहुत सारी गैलेक्सीज का बना हुआ है, हम लोग जो है जस्ट एक गैलेक्सी का पार्ट हैं, उस गैलेक्सी में हम लोग कुछ पर्टिकुलर एरिया कवर रखते हैं, ये एरिया में रहते हैं। ठीक है जी, एडविन हबल। एडविन हबल यहीं पे नहीं रुके, अगेन इन्होंने और बहुत सारी ऑब्जर्वेशन करी। एक ऑब्जर्वेशन इन्होंने ये भी करी कि ये जो गैलेक्सीज इसने देखी, ये गैलेक्सीज इसको इसने बोला कि ये गैलेक्सीज क्या कर रही हैं, ये गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ठीक है जी, एक गैलेक्सी जो है दूसरी गैलेक्सी से दूर जा रही है, दिस गैलेक्सीज वर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। इस लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, इस लॉ को हम लोग हबल्स लॉ कहते हैं, दैट गैलेक्सीज आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। इसने एक्चुअली में देखा क्या, इसने क्या देखा, इसने जो भी ये गैलेक्सीज ऑब्जर्व करी टेलीस्कोप के द्वारा, वो सारी जो है किस तरह की लाइट इमिट कर रही थी, रेडिश लाइट इमिट कर रही थी। जो लाइट इमिट हो रही थी दैट वाज इन रेडिश स्पेक्ट्रम। ठीक है, इस फिनोमिना को हमने बोला क्या, इट वाज कॉल्ड एज द रेड शिफ्ट। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज रेड शिफ्ट। ठीक है, रेड शिफ्ट जो है इट इज व्हाट, जब भी कोई लाइट का सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जाता है तो जो लाइट है उसकी वेवलेंथ चेंज होती है और वो रेडिश दिखने लग जाती। तो सिंस हबल ने देखा क्या कि जितनी भी हमने गैलेक्सीज ऑब्जर्व कर रहे हैं वो क्या हो रही हैं, वो धीरे धीरे रेडिश स्पेक्ट्रम में शिफ्ट हो रही हैं। इसका मतलब क्या है, वो धीरे धीरे दूर जा रही हैं। ठीक है ना, धीरे धीरे दूर जा रही है, एंड दिस वाज कॉल्ड एज व्हाट, दिस वाज कॉल्ड एज हबल्स लॉ। बट हबल वाज नॉट द ओनली पर्सन टू गिव दिस लॉ। हबल से पहले 2 साल पहले एक और साइंटिस्ट था, हिज नेम वाज जॉर्ज लेमिट्रे। जॉर्ज लेमिट्रे ने भी सेम चीज प्रोपाउंड करी थी कि गैलेक्सीज जो है वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ठीक है कि नहीं, गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। बट अगेन इसका हम लोगों ने क्रेडिट किसको दिया, हबल को दिया। बट बाद में जो है दोनों के इस लॉ को हम दोनों के नाम से जानते हैं, कॉल्ड एज हबल्स लेमिट्रे लॉ। ठीक है कि नहीं, इसने इसको अपने एक फेमस एक्सपेरिमेंट में दिखाया भी था कि इट इज लाइक ब्लोइंग अ बलून। इसने क्या किया, बलून के ऊपर बहुत सारी गैलेक्सीज बनाई एंड देन जैसे जैसे बलून के ऊपर हवा बढ़ता रहा, ही सेड देखो ये गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इसी तरह से यूनिवर्स में भी गैलेक्सीज जो हैं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ठीक है कि नहीं, एंड इसने बेसिकली एविडेंस भी दिखाया, जो रिसेशनल वेलोसिटी थी गैलेक्सी की इट वाज इंक्रीजिंग। रिसेशनल वेलोसिटी मींस दूर जाने की वेलोसिटी जो है धीरे धीरे इंक्रीज हो रही थी। दैट मींस जितनी दूर वो जा रही थी उतनी स्पीड से वो दूर जा रही थी गैलेक्सीज। ठीक है कि नहीं, ये जो है अगेन हबल का जो किया हुआ काम था एंड जॉर्ज लेमिट्रे का जो किया हुआ काम था, इससे हम लोगों ने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में थ्योरीज बनाना स्टार्ट करी। ठीक है ना, अब लेमिट्रे एंड हबल क्या बात कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि गैलेक्सी जो है वो एक दूसरे, सारी यूनिवर्स किससे बनी हुई है, सारी यूनिवर्स जो है वो गैलेक्सीज की बनी हुई है। ठीक है जी, एंड ये गैलेक्सी जो है क्या कर रही है, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो ये बोला गया अगर हम टाइम में पीछे जाएंगे तो क्या होगा, ये गैलेक्सी एक दूसरे के पास आ रही होंगी, और एक टाइम ऐसा भी होगा जब ये गैलेक्सी जो है इतनी पास में होंगी एक दूसरे के कि एक सिंगल पॉइंट में ये आ सके। ठीक है कि नहीं, सो इस थ्योरी को, यूनिवर्स की इस थ्योरी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं द बिग बैंग थ्योरी। This theory was proposed by, as I told you, it was proposed by George Lemaitre and even Hubble का इसमें बहुत सारा योगदान था। एंड ये लोग क्या बोलते हैं कि सम 13.8 बिलियन ईयर्स अगो यूनिवर्स जो था इट वाज नथिंग बट अ सिंगल टाइनी डॉट, एक छोटा सा डॉट था, एंड इस डॉट से जो है देयर वाज अ ह्यूज एक्सप्लोजन एंड इससे जो है यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ। ठीक है, एज यूनिवर्स केप्ट ऑन एक्सपैंडिंग, तो जो है हम लोगों ने पहले एटम्स बनते देखे, एंड देन जैसे जैसे एक्सपैंड होता था एटम जो है वो मिलके क्या बनते रहे, हैवियर एलिमेंट्स बनते रहे, स्टार्स बने, स्टार्स के बाद प्लैनेट्स बने, इस तरह से जो है फिर उसके बाद गैलेक्सीज बनी। ये बातें करते हैं। ठीक है कि नहीं, कि जो वर्ल्ड, जो यूनिवर्स है, इट स्टार्टेड, इट्स ओरिजिन इज एट दिस वेरी स्मॉल टाइनी डेंस बॉल समवेयर अराउंड 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, एंड उसके बाद जो यूनिवर्स है इट एक्सपेंडेड।
ठीक है, यहाँ से जो है पहले स्टार्स निकल के आए एंड उसके बाद जो है गैलेक्सीज निकल के आए। ठीक है जी। अब इसका इन्होंने प्रूफ क्या दिया, प्रूफ मैंने आपको ऑलरेडी बताया, प्रूफ क्या दिया था इन्होंने प्रूफ दिया इट वाज दिस रेड शिफ्ट। एविडेंस क्या था, इन्होंने बोला कि जो गैलेक्सीज है वो क्या कर रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, एंड जितनी दूर एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी से उतनी ही फास्ट दूर जा रही है। इसका मतलब क्या है, कोई एक एक्सप्लोजन हुआ होगा और तभी ये गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इसका बेस्ट इसने एविडेंस क्या दिया था, रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट क्या चीज है, रेड शिफ्ट इज कि जब एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी दूर जा रही है, जो भी हमने गैलेक्सीज को ऑब्जर्व किया वहां से जो लाइट हमारे पास आ रही है वो क्या है, वो रेड स्पेक्ट्रम में, रेड की तरफ है। ठीक है ना, सो बिकॉज ऑफ दैट दे सेड दैट दीज गैलेक्सीज आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। अब ये रेड स्पेक्ट्रम वाला फंडा पता है सबको, पक्का? देखो लाइट जो है अपने को पता है, जो विजिबल लाइट है वो 7 रंगों में बटी होती है। फिर ही बता देता हूं, ठीक है, कौन कौन सी होती है, विबग्योर, ठीक है कि नहीं, वायलेट विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, रेड विद लीस्ट फ्रीक्वेंसी, बट रेड विद हाईएस्ट वेवलेंथ एंड वायलेट विद लीस्ट वेवलेंथ। ठीक है, एंड अगर हम डिस्पर्स होती देखिए तो ये जो स्पेक्ट्रम है बहुत जल्दी डिस्पर्स हो जाता है, बट रेडिश जो है वो सबसे कम डिस्पर्स होता है। सो अगर एक बंदा लाइट लेके खड़ा है, बहुत दूर तक कौन सी लाइट पहुंचेगी, वो रेडिश पहुंचती है या रेड पहुंचती है। ठीक है कि नहीं, सो अगर गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो जनरली जो ऑब्जर्वर है वो क्या देखेगा, वो उस गैलेक्सी जो लाइट आती हुई देख रहा है वो क्या है, वो रेड कलर की है। क्यों, क्योंकि बाकी सारी जो लाइट है वो क्या हो गई, डिस्पर्स हो गई, यूनिवर्स में डिस्पर्स होगी, ओनली लाइट विच इज रीचिंग, या स्पेक्ट्रम की लाइट जो यहाँ पे पहुंच रही है दैट इज रेड। ठीक है, तभी हम लोग जो आपकी ये ट्रैफिक लाइट्स होती हैं तभी तो हम रेड बनाते हैं, स्टॉप साइन के लिए हम लोग रेड यूज करते हैं, बिकॉज लीस्ट स्कैटरिंग वेवलेंथ है, सबसे कम स्कैटर होती है एंड बहुत दूर तक आप देख सकते हो। ठीक है, तभी जो है गैलेक्सी दे आर लाइक बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लाइट ईयर दूर एक दूसरे से, एंड बाकी सारी लाइट जो है डिस्पर्स होगी, रेडिश स्पेक्ट्रम की लाइट जो हमारे पास आ रही है, तो दिस इज रेड शिफ्ट एंड दैट टेल्स कि क्या हो रहा है कि जो गैलेक्सीज हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ठीक है कि नहीं, नहीं लगा पता, अंडरस्टूड? चलो सेकंड जो था, सेकंड इसका जो प्रूफ दिया था, इट केम आफ्टर 1970, 1940s 50s में ये थ्योरी दी थी हमने बिग बैंग थ्योरी की, बट उस टाइम पे इसके ऊपर डाउट था, बहुत सारे डाउट कास्ट किए गए थे इसकी एज इन सच। रेड शिफ्ट के अलावा हम लोगों को और कोई प्रूफ नहीं मिल रहा था, बट 70s के बाद हम लोग को एक और प्रूफ मिला जिससे कि हमने थ्योरी जो है इट गॉट एक्सेप्टेड बाय एवरीवन। दिस वाज द कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन क्या चीज है, देखो जब ये बिग बैंग हुआ होगा, जब ये बिग बैंग हुआ था तो बहुत ज्यादा रेडिएशन निकली होगी, और ये रेडिएशन अभी भी यूनिवर्स में परमिएट कर रही है। ठीक है ना, अभी भी ये यूनिवर्स में रेडिएशन परमिएट कर रही है, और हम लोग जो है अब इस रेडिएशन को ढूंढ पा रहे हैं बाय आवर वेरी एडवांस टेलीस्कोप्स। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज रेलिक रेडिएशन। उस टाइम पे बनी होगी जब यूनिवर्स जो है अपने इनिशियल स्टेजेस में था, उस टाइम पे रेडिएशन बनी थी, और अब हम इस रेडिएशन को डिटेक्ट कर पा रहे हैं। सो अगेन ये भी जो है इट एक्टेड एज अ प्रूफ कि बिग बैंग थ्योरी जो है इट इज अ रियल थिंग। ठीक है कि नहीं, सो अगेन यूनिवर्स के ओरिजिन किस तरह से हुआ हम लोग देखते हैं, इट इज दिस बिग बैंग थ्योरी जो कि इसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर रही है। इसके अलावा और बहुत सारी थ्योरीज थी बट दे इवेंचुअली गॉट रिजेक्टेड विद टाइम, जैसे कि पल्सेटिंग ऑस्किलेटिंग यूनिवर्स। पल्सेटिंग ऑस्किलेटिंग यूनिवर्स की यूनिवर्स बनता है, फिर थोड़े टाइम में जो है क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाता है, कॉन्ट्रैक्ट करके जो है खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, एंड देन उसके बाद दोबारा जो है बनता है। सो पल्सेटिंग थ्योरी है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, और अभी जो है ये कह रहे हैं कि एक्सपेंशन वाली स्टेज चल रही है। ठीक है, सेकेंड इज सिंक स्टेडी स्टेट थ्योरी। स्टेडी स्टेट थ्योरी बोलती है क्या कि एज इन सच कुछ नहीं, यूनिवर्स पहले भी था, अभी भी है और हमेशा रहेगा। ठीक है कि नहीं, बट कुछ टाइम इंटरवल में क्या होता है, कुछ गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर चली जाती हैं, बट उसके बाद फिर दोबारा पास में आ जाती हैं। बट ऐसा नहीं है कि पहले गैलेक्सीज इतनी बाहर गई एंड उसके बाद दे इवेंचुअली कम इनटू द पॉइंट, इस तरह से टाइनी बॉल पे आ गई एंड देन उसके बाद दोबारा एक्सप्लोड करके बाहर निकली। ठीक है कि नहीं, अंडरस्टूड? सो दैट इज बेसिकली बिग बैंग, किस तरह से हुआ, क्या हुआ, एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग हाउ इट हैपेंड एंड डिफरेंट फोर्सेस। हमने साइंस में भी ऑलरेडी बात करी हुई, हम लोग स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स मैंने आपको बताया था शायद,
अगर किसी को याद हो, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ये सारी जो भी चार आपकी नेचुरल फोर्सेज हैं इनको हम लोग इसके ऊपर एक सिंगल यूनिफाइड थ्योरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चार फोर्सेज बताई थी मैंने आपको, किसी को याद है कुछ चार फोर्सेज के बारे में? किसी को नहीं याद है, चलो छोड़ दो, कोई चक्कर नहीं है। अगर याद भी है तो ठीक है, बढ़िया है, आपके लिए नॉलेज है, किसी के साथ शेयर मत करना, ठीक है, पेपर सबने देना है। सो दैट वाज बिग बैंग एंड हाउ यूनिवर्स ओरिजिनेटेड। ठीक है, सो हमको थोड़ा बहुत बेसिक पता चल गया यूनिवर्स कैसे ओरिजिनेट हुआ। अब हम थोड़ा और अंदर चलते हैं, यूनिवर्स में बात करते हैं। यूनिवर्स की सबसे पहली यूनिट दैट इज गैलेक्सीज। ठीक है, हमने बात करनी है कि यूनिवर्स जो है इट इज कंसिस्टेड ऑफ बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। कुछ साइंटिस्ट तो ये बात करते हैं कि दैट दिस गैलेक्सीज जो है आपके नॉन यूनिवर्स में देयर आर मोर देन 100 बिलियन गैलेक्सीज। जितना जो यूनिवर्स है इसमें अराउंड 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं। ये गैलेक्सी बेसिकली है क्या? इट इज ह्यूज कंग्रेशन ऑफ स्टार्स। बहुत सारे स्टार्स जो हैं वो मिलके क्या बनाते हैं? गैलेक्सीज बनाते हैं। स्टार्स हो गए, देन प्लानिटरी डस्ट होगी, ऑल दोज प्लैनेट्स हैं, ये सारी चीजें मिलके क्या बना रही हैं? दे फॉर्म अ सिस्टम कॉल्ड एज गैलेक्सीज। ठीक है, ये गैलेक्सीज बनाती है। इतनी ज्यादा गैलेक्सीज हैं कि अगेन एक बार क्या हुआ, हबल टेलीस्कोप जो है 12 दिन तक एक पर्टिकुलर छोटे से पैच 1 by 1 मीटर के पैच के अंदर देख रहा था फॉर 12 days एंड दे फाउंड आइसोलेटेड मोर देन 10,000 गैलेक्सीज। सो देर आर सो मेनी गैलेक्सीज इन द नॉन यूनिवर्स। ठीक है, रफ एस्टिमेट, बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव एस्टिमेट इज लाइक 100 बिलियन गैलेक्सीज, 10⁻12 गैलेक्सीज आर देयर इन द यूनिवर्स। ठीक है, चलो ये तो अटकले का बेसिकली अटकले हैं। सो कितने प्रकार की हम लोगों के पास गैलेक्सीज होती है? बहुत प्रकार की गैलेक्सीज आपको देखने में मिलती है, बट दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। जो तीन इंपॉर्टेंट टाइप की गैलेक्सीज हम लोग देखते हैं, दे आर व्हाट? दे आर स्पाइरल गैलेक्सीज, एलिप्टिकल गैलेक्सी एंड आपकी इररेगुलर गैलेक्सी। स्पाइरल, एलिप्टिकल एंड इररेगुलर गैलेक्सीज। ठीक है, स्पाइरल गैलेक्सी जो है उसके अंदर हमको क्या देखने में मिलता है? सेंटर में आप देखोगे बहुत सारे स्टार्स का जो है जमावड़ा है। देयर इज ह्यूज कंग्रेशन ऑफ स्टार्स एंड यहाँ पे हम लोग एक गैलेक्टिक सेंटर देखने को मिलता है एंड इसके आसपास आपको इस तरह के स्पाइरलिंग आर्म, स्टार से ही बने हुए स्पाइरलिंग आर्म्स देखने को मिलते हैं। दीज आर स्पाइरल गैलेक्सीज। ठीक है, जिनके इस तरह के स्पाइरलिंग आर्म्स निकले हुए हैं एंड दे आर रिवॉल्विंग अराउंड अ गैलेक्टिक सेंटर। एक गैलेक्टिक सेंटर है उसके आसपास में रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देन देयर आर समथिंग कॉल्ड इलिप्टिकल गैलेक्सीज। इलिप्टिकल गैलेक्सीज को हमने नाम कैसे दिया हुआ है? अगेन बेस्ड ऑन द शेप। इलिप्टिकल शेप मिलती है आपको देखने के लिए जहां पे अगेन सेंटर में आपको बहुत सारे स्टार्स का कंग्रेशन देखने को मिलेगा एंड जो पेरीफेरी में है इसमें यहाँ पे बहुत कम स्टार्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसमें भी आपको क्या मिलता है? गैलेक्टिक सेंटर देखने को मिलता है जहाँ पे स्टार्स कंसंट्रेटेड हैं, बट अगेन यहाँ पे स्पाइरलिंग आर्म्स नहीं देखने को मिलते। ठीक है, जो इस तरह के आर्म्स निकले हैं वो नहीं देखने को मिलते। देन देयर इज थर्ड टाइप ऑफ गैलेक्सी इज कॉल्ड इररेगुलर गैलेक्सी। इररेगुलर गैलेक्सी में देयर कैन बी मल्टीपल गैलेक्टिक सेंटर्स। मल्टीपल सेंटर्स हो सकते हैं एंड इनके आसपास में आपको स्टार्स रोटेट करते दिखते हैं। ठीक है, सो ये जो है अगेन कोई भी ऐसी इरेगुलर शेप ले लेती है, कोई ऐसी फिक्स शेप नहीं होती। ये तीन टाइप की गैलेक्सीज अपने को देखने को मिलती है, स्पाइरल, एलिप्टिकल एंड इरेगुलर। ठीक है, और भी बहुत अलग अलग टाइप से हम लोग गैलेक्सीज को डिफाइन करते हैं, जैसे ड्वार्फ गैलेक्सीज हो गई जिसमें बहुत कम तारों का कंस्टलेशन देखने को मिलता है। अगेन हम लोग बात करते हैं कि जैसे एक गैलेक्सी के अंदर देयर आर मोर देन 100 बिलियन स्टार्स। ठीक है, कुछ ऐसी गैलेक्सीज होती है जिनके अंदर कंपैरेटिवली कम स्टार्स होते हैं, जिन्हें हम ड्वार्फ गैलेक्सीज कहते हैं। टाइम इन स्पेस बहुत कम स्पेस के अंदर मिलती है अपने को देखने के लिए। देन कईयों को हम लोग रेडियो गैलेक्सीज भी बोलते हैं, पल्सर गैलेक्सीज भी बोलते हैं। नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे। जिस तीन आप इंपॉर्टेंट इस तरह की गैलेक्सीज को याद रखो, कौन सी? स्पाइरल गैलेक्सीज, इलिप्टिकल एंड आपकी इररेगुलर गैलेक्सी। ठीक है, हम लोग कौन सी गैलेक्सी में मिलते हैं? हम लोग जो है एक स्पाइरल गैलेक्सी में मिलते हैं जो कि बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। स्पाइरल गैलेक्सी मिलते हैं जिसका हमने नाम क्या दे रखा है? हमने मिल्की वे दे रखा है, आकाशगंगा। ठीक है, स्पाइरल मिल्की वे में मिलते हैं जिसमें अराउंड 100 बिलियन के आसपास में 10⁻12 स्टार्स मिलते हैं। सो ओवरऑल लगा लो, देखो 10⁻12 स्टार्स एंड 10⁻12 गैलेक्सीज, कितने सारे जो है स्टार्स हम लोगों के पास। सो अगेन अराउंड 100 बिलियन का, कुछ तो जो है 400 बिलियन के आसपास में बोलते हैं कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में देर अराउंड 400 बिलियन स्टार्स। ठीक है, बट रफ जो हम लोग कंजर्वेटिव एस्टिमेट है बोलते हैं अराउंड 100 बिलियन स्टार्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इट इज स्पाइरल इन शेप, स्पाइरल शेप में एंड अगेन हम लोग जो है इसके पेरीफेरी में मिलते हैं। हम लोग इसके सेंटर वाली साइड में नहीं मिलते, हम लोग इसकी पेरीफेरी में देखने को मिलते हैं। मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे हम लोगों की लोकेशन है। देन जो नियरेस्ट गैलेक्सी है हम लोगों से दैट इज कॉल्ड एज एंड्रोमेडा। ये भी जो है क्या है? स्पाइरल गैलेक्सी है। ठीक है, अपनी पोजीशन देखते हैं हम लोग कहाँ पे मिलते हैं। हम लोग
समवेयर देखो ये आपकी गैलेक्सी है, ये हम लोग का गैलेक्टिक सेंटर, ठीक है। माना जाता है कि इस गैलेक्टिक सेंटर जो है इट इज मेड अप, और यहाँ पे जो है एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। सुपर मैसिव ब्लैक होल है एंड इसकी ग्रेविटी इतनी है कि क्या कर रहा है, बाकी सारे स्टार्स को अपने आसपास में रिवॉल्व करवा रहा है, ठीक है कि नहीं। इससे जो है इसके दो मेन आर्म्स निकलते हैं। फर्स्ट इज दिस आर्म, दिस इज कॉल्ड एज स्क्यूटम अपना सेंटोरस आर्म, ठीक है, दिस इज सेंटोरस आर्म। एंड सेकेंड वन इज पर्सियस आर्म एंड थर्ड वन इज सेगिटेरियस। ये तीन जो है इसके मेन आर्म है, इससे निकलते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है बहुत सारे पेरिफेरल आर्म्स भी हैं, जिनमें से एक आर्म आपका है दिस इज ओरायन स्पर, या ओरायन आर्म सिंपली हम कहते हैं। ये नाम हमने कैसे दे रखे हैं बेसिकली, हाउ डू वी नो दीज नेम्स, ये हमने नेम बेसिकली कॉन्स्टलेशंस के ऊपर दे रखे हैं। कॉन्स्टलेशन, स्टार की कॉन्स्टलेशन को हम लोग कोई नाम दे देते ना, जैसे हमने सप्तऋषि नाम दे रखा है, ठीक है। सो सैगिटेरियस, परसुअस, ये सारे क्या हैं, दे आर अगेन कॉन्स्टलेशन जो हम लोग को देखने में मिलती है। इसके ऊपर हम लोगों ने आर्म को नाम दे रखा है, स्पायरलिंग आर्म को, ठीक है। ऐसा ही एक छोटा सा आर्म है, सब आर्म है कॉल्ड एज ओरियन, एंड यहाँ से एक और आर्म निकलता है, दो आर्म्स के बीच में जो है हम कहीं पे मिलते हैं पेरीफेरी में, ठीक है। सिग्नियस आर्म है, ओरियन आर्म एंड ये सिग्नियस आर्म है, इसके बीच में हम लोग कहीं पे मिलते हैं। जान के बड़ा वो होगा कि हमारे सन को रिवॉल्व करने में, इस गैलेक्टिक सेंटर को रिवॉल्व करने में 224 मिलियन ईयर्स लगते हैं। सो पिछली बारी जब सन इसी पोजीशन में, जिस पोजीशन में आ जाए इस पोजीशन में होगा था, उस टाइम पे डायनासोर्स यहाँ पे रहते थे, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम जब इस पोजीशन में आएगा तो पता नहीं कौन रह रहा होगा, है कि नहीं। सो अगेन दिस इज योर प्लेस इन द गैलेक्सी विच इज़ वेरी ह्यूज। अगेन मैंने आपको बताया जैसे सिग्निस आर्म एंड ओरायन आर्म, इनके बीच में हम लोग जो है आपको देखने को मिलते हैं। सिग्निस एंड ओरायन आर्म लोकल आर्म है, ज़्यादा बड़े आर्म नहीं है, काइंड ऑफ छोटे आर्म निकले हैं, मेन आर्म जो मैंने आपको बता दिए। देन इसके बाद द नियरेस्ट गैलेक्सी जो हम लोगों से देखने को मिलती है, इट इज़ अराउंड 4.5 लाइट ईयर्स अवे, ये जो है दिस इज एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा और छोटी छोटी गैलेक्सीज भी मिलती है, बट दे आर ड्वार्फ गैलेक्सीज, जैसे कि कैनिस मेजर गैलेक्सी है, देन सैगिटेरियस गैलेक्सी है, इस तरह की छोटी छोटी ड्वार्फ गैलेक्सीज भी मिलती हैं। बट अगेन मेन जो आपकी गैलेक्सी, नेक्स्ट गैलेक्सी जो हम लोग को देखने में मिलती है, जहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं, दैट इज एंड्रोमेडा, ठीक है कि नहीं। चलो जी, सो अगेन हम लोगों ने यूनिवर्स की ओरिजिन बेसिकली बात करी, उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत गैलेक्सीज को देखा। अभी हम लोग किधर की तरफ आते हैं, स्टार्स की तरफ आते हैं। तो किस तरह से मैक्रो से हम लोग चल रहे हैं किधर की तरफ, माइक्रो की तरफ। यूनिवर्स हम लोगों ने बात कर ली, ठीक है, यूनिवर्स उसके ओरिजिन के बारे में बात करी हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं अब एक पर्टिकुलर गैलेक्सी के ऊपर, एंड देन गैलेक्सी से हम लोग अब किसके ऊपर बात करेंगे, हम लोग स्टार के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। चलो, सो अगर हम स्टार की बात करते हैं तो दे जितना भी यूनिवर्स की बात करते हैं, ऑलमोस्ट 98% ऑफ ऑल द यूनिवर्स बाय मास, ये मास कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, इट इज कंसंट्रेटेड इन स्टार्स, ठीक है। 98% ऑफ यूनिवर्स का मास इज नथिंग बट द स्टार्स, एंड देन रेस्ट 2% इज व्हाट, इट इज दिस इंटरस्टेलर गैस है, देन डस्ट, ये सब चीजें मिलती है, प्लैनेट्स, इंटरस्टेलर गैस, डस्ट, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड, ये सारी चीजें मिला के सिर्फ 2% मास बनता है। रेस्ट 98% ऑफ द नोन यूनिवर्स मास इज कमिंग फ्रॉम स्टार्स, ठीक है जी। अगेन हम लोग स्टार्स का ऑलरेडी पता है, दे आर सेल्फ इल्यूमिनस बॉडीज, एंड किस तरह से बनती है, दे आर फॉर्म्ड इन अ स्पेशल हाइड्रोजन क्लाउड, जिसे हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम ऊट क्लाउड्स कहते हैं, या जिन्हें हम नेब्यूलेज भी कहते हैं, ठीक है। हिंदी में इन्हें बोलते हैं हम तारों की नर्सरी। तो ये क्या होता है, इट इज नथिंग बट ह्यूज ह्यूज कंग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के जो है बहुत बड़े बड़े बादल हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े मीन्स बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लाइट ईयर जितने डिस्टेंस के बादल हैं। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन जो है ये एक दूसरे के पास में आ रही है, ठीक है। दे आर गेटिंग कंसंट्रेटेड इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण जो है ये क्या हो रहे हैं, ये हाइड्रोजन के एटम्स पास में आ रहे हैं, एंड विद टाइम व्हाट विल हैपन, ये हाइड्रोजन के एटम्स इतने पास में आते हैं, इट लीड्स टू व्हाट, इट लीड्स टू फ्यूजन रिएक्शन, एंड वंस दिस फ्यूजन स्टार्ट्स, तो इससे क्या होता है, स्टार्स का जन्म हो जाता है, ठीक है। जैसे हमने वो वीडियो में देखा ना, वीडियो में क्या हो रहा था, बेसिकली हाइड्रोजन के बड़े बड़े क्लाउड्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के
पास में आ रहे हैं। पास में क्यों आ रहे हैं? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी पुल में पास में आ रहे हैं। विद टाइम क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। पास में आने से टेम्परेचर इंक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज कर गया, एंड जब ह्यूज टेम्परेचर एंड प्रेशर पहुंच जाते हैं तब क्या होता है? एक स्पार्क से हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है, एंड इट्स कॉल्ड एज न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, एंड इस तरह से स्टार्स आर बॉर्न। हमने बात करी भी ऑलरेडी, जो स्टार्स हैं दे आर फ्यूल्ड बाय द न्यूक्लियर फ्यूजन इनसाइड देम। ठीक है, एक स्टार का मास जो है वो किसका बना हुआ है? स्टार का मास इज मेड अप ऑफ नथिंग बट हाइड्रोजन एंड हीलियम एंड कुछ हेवियर एलिमेंट्स। ठीक है ना, स्टार के अंदर बेसिकली हो क्या रहा है? स्टार के अंदर है जितना भी हाइड्रोजन है इट इज गेटिंग बर्न्ड इनटू हीलियम। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, एंड बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो रही है एंड प्रोटॉन्स रिलीज हो रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फ्यूजन, एंड यही जो है इट इज द सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट जो कि किसी स्टार से निकलती है। ठीक है कि नहीं? अगेन स्टार्स की जो है ये लाइफ साइकिल होती है। इट ऑल स्टार्ट्स विद द स्टेलर नेबुला। जो बड़े बड़े गैस के क्लाउड्स हैं यहाँ से स्टार्ट होता है, इवेंचुअली अ स्टार इज बॉर्न। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज दिखाई है। स्टार छोटा अगर हाइड्रोजन क्लाउड होगा तो उससे क्या होगा? एक एवरेज स्टार या छोटा स्टार बनता है। जैसे हमारा सन जो है इट इज कंपैरेटिवली एन एवरेज स्टार। एवरेज स्टार है, छोटा स्टार है। ठीक है कि नहीं? एंड जब बहुत बड़े हाइड्रोजन क्लाउड से स्टार्स बनते हैं विच आर लाइक वेरी वेरी मैसिव, मे बी 2 times 3 times 10 times 20 times 100 times massive, they are called as massive stars. 100 times more than the mass of sun. ठीक है, सो एवरेज स्टार एंड मैसिव स्टार। विद टाइम क्या होता है? विद टाइम ये स्टार जो है दे कीप ऑन बर्निंग देयर फ्यूल। फ्यूल बर्न करते रहते हैं। फ्यूल क्या है इनका? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कीप्स ऑन बर्निंग इनटू हीलियम, एंड धीरे धीरे क्या होते रहते हैं? हैवी होते रहते हैं। विद टाइम व्हाट हैपेंस व्हेन दे बर्नड ऑलमोस्ट 70% ऑफ देयर हाइड्रोजन, 70% अपना फ्यूल बर्न कर देते हैं, दे एंटर इन ओल्ड स्टेज। ओल्ड स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज द रेड जायंट स्टेज। ठीक है, ये रेड जायंट स्टेज में क्या होता है? सन जो आपका स्टार होता है ये फूल जाता है, लिटरली स्वेल कर जाता है ऑलमोस्ट 2 times 3 times 4 times द ओरिजिनल साइज। ठीक है, स्वेल कर जाता है। इसके बाद क्या होता है? इवेंचुअली द स्टार कोलैप्सेस, अ स्टार डाइज। ये होते हैं स्टार की साइकिल। नॉर्मल साइकिल होती है जैसे ह्यूमन बीइंग की होती है, बॉर्न, देन उसके बाद शाइनिंग, एंड उसके बाद बुढ़ापा आ गया, एंड उसके बाद क्या होगी? मौत होगी। बट किस तरह से स्टार की डेथ होती है ये डिपेंड करता है इसके मास के ऊपर, कि स्टार का मास कितना है। ठीक है, एंड कोई भी स्टार किस तरह से मरेगा ये एक्चुअली बताया किसने था? दिस वाज टोल्ड बाय अ वेरी यंग इंडियन फिजिस्ट कॉल्ड एज, क्या नाम था उनका? उनका नाम था चंद्रशेखर के चंद्रशेखर। इन्होंने बताया था कि जो स्टार है, कितने मास का स्टार, जो भी स्टार है उसकी डेथ किस पे डिपेंड करती है? वो उसके मास के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अगर जो स्टार है वो छोटा है, उसका जो मास है वो 1.4 टाइम्स सन के मास से कम है, हमारा जो सन है उसके मास से कम है या उसके जितना है, तो स्टार जो है वो अलग तरह से मरेगा। एंड अगर वो स्टार जो है वो मैसिव है, मींस 1.4 टाइम्स से बड़ा है, 10 टाइम्स 20 टाइम्स 100 टाइम्स, तो जो है वो अलग तरह से मरेगा। ठीक है कि नहीं? इतनी समझ में आया आपको स्टेज किस तरह से बर्थ हुआ? सोलर नेबुले जो आपका क्लाउड्स हैं इनमें इसका बर्थ होता है, उसके बाद अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, उसके बाद आपकी ओल्ड स्टेज आती है जिसमें वो रेड जायंट बन जाता है, एंड उसके बाद डेथ आती है। अगर स्टार जो है उसका साइज 1.4 टाइम्स या उससे कम है, जैसे हमारा सन है, वो जो स्टार है क्या होगा? वो ब्लास्ट करता है, राइट? एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होगा, सोलर अपना सेलेस्टियल एक्सप्लोजन होता है। इवेंचुअली क्या करेगा? बहुत सारा जो भी इसके अंदर मटेरियल होता है, जो भी एलिमेंट्स बने होते हैं कोर में, उनको इजेक्ट करता है, और पीछे क्या रह जाता है? पीछे एक छोटी सी बॉडी रह जाती है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाइट ड्वार्फ। ठीक है, जो कोर बचा होता है, जो स्टार का कोर हो जाता है वो रह जाता है पीछे, बाकी सारा कुछ जो है खत्म हो जाता है। जैसे लाइट स्विच है, लाइट सडनली ऑफ होगी, पीछे जो भी कोर बच गया दैट इज कॉल्ड एज व्हाइट ड्वार्फ। ठीक है जी। अगर स्टार जो है वो बहुत मैसिव है, अगर स्टार मैसिव है तो क्या होता है? स्टार मैसिव है तो अगेन इट विल एक्सप्लोड इनटू अ सुपर सेलेस्टियल फिनोमेना कॉल्ड एज सुपरनोवा। बहुत सारी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। उसके बाद क्या होगा? जो बचा हुआ मास होगा,
जो बचे हुए चीज़ें होंगी स्टार की वो क्या करेंगे, ग्रेविटी के पुल में एक दूसरे के पास में आएंगी एंड इवेंचुअली दे विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी डेंस सेलेस्टियल बॉडी जो कि आइदर हो सकता है न्यूट्रॉन स्टार। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये इतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल में एक स्टार जो है इतना ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाता है कि यहाँ पे नॉर्मल एटम्स एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स मिलके क्या बनाते हैं, न्यूट्रॉन्स बना देते हैं एंड इसमें सिर्फ न्यूट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, वेरी डेंस। एंड यहाँ पे जो है ये न्यूट्रॉन्स स्टार जनरली जो है बहुत हाई स्पीड में रोटेट करते हैं और कंटिन्यूसली न्यूट्रॉन्स इमिट कर रहे होते हैं, दैट इज दे आर कॉल्ड एज न्यूट्रॉन स्टार्स। ठीक है कि नहीं, न्यूट्रॉन स्टार्स कंटिन्यूसली न्यूट्रॉन इमिट कर रहे हैं, इनको कई बार हम लोग पल्सर्स भी बोलते हैं या पल्सेटिंग स्टार्स भी बोलते हैं, राइट जो बहुत ही ज्यादा मैसिव है। ये तो हो गया मीडियम मैसिव लाइक 1.4 टाइम्स से लेके मे बी 10 टाइम्स तक। जो बहुत ही ज्यादा मैसिव स्टार्स होते हैं मे बी 100 टाइम्स मैसिव देन सन, इनके साथ क्या होता है, दे एक्सप्लोड इनटू अ सुपरनोवा एंड इनके अंदर इतना मटेरियल होता है कि ये इतना ज्यादा एक दूसरे के साथ कंसंट्रेट या ग्रेविटी के पुल में इतना ज्यादा क्लोज आ जाते हैं कि ये एक इस तरह की बॉडी बनाते हैं जो कि इतनी ज्यादा डेंस होती है कि वो लाइट को भी एस्केप होने नहीं देती। अगर लाइट इसके इतने ज़्यादा डेंस है कि अगर लाइट भी इसके इन्फ्लुएंस में आ जाए तो लाइट भी जो है इसके आसपास घूम के इसके अंदर कोलैप्स कर जाती है, बाहर नहीं निकल सकती। सिंस ये लाइट इसको रिफ्लेक्ट नहीं करती तो क्या होता है, ये डार्क दिखते हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज ब्लैक होल्स। ऐसा नहीं दिखता ब्लैक होल, तो जस्ट दिखाने के लिए दिखा रखा है। लास्ट ईयर हम लोग देखा भी था ब्लैक होल का, हम लोगों ने पहली फोटो देखी, दैट इज व्हाट, दैट इज ब्लैक। सिर्फ आसपास की जो रेडिएशन है उसको देख पाते हैं हम लोग। ठीक है कि नहीं। सो इस तरह से स्टार डाई, स्टार टेक्स अ बर्थ लेता है फ्रॉम हाइड्रोजन क्लाउड्स, नेबुले क्लाउड्स में बर्थ होता है इसका, इवेंचुअली अपनी लाइफ गुजारता है। 70% जब इसका फ्यूल खत्म हो जाता है, इट एंटर्स अ रेड जाइंट फेज। रेड जाइंट फेज के बाद क्या होता है, इवेंचुअली इट डाइज। और ये किस तरह मरेगा वो किस पे डिपेंड करता है, चंद्रशेखर लिमिट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चंद्रशेखर अगेन वेरी वेरी रिनोन्ड फिजिसिस्ट, 19 साल की उम्र में इन्होंने ये लिमिट खोज दी थी। 19 years when he was taking a sea journey from India to England। इंग्लैंड पढ़ने के लिए जा रहे थे, फिजिक्स के ऊपर इनको जो है स्कॉलरशिप मिली थी, वहाँ से जा रहे थे इंडिया से ऑक्सफोर्ड की तरफ को, इंग्लैंड की तरफ, एंड बीच में जो है इन्होंने ये थ्योरी खोजी थी। 10 साल के लिए इसके ऊपर बहुत इनका मजाक बनाया गया, बट देन इट वाज कंफर्म्ड बाय आइंस्टाइन। ठीक है, सो अगेन दिस इज कॉल्ड एज चंद्रशेखर लिमिट। ठीक है कि नहीं। सो स्टार के ऊपर 3, वाइट ड्वार्फ कंपैरेटिवली कम डेंसिटी होती है, एंड न्यूट्रॉन स्टार बहुत ज़्यादा डेंस, ब्लैक होल इतने ज़्यादा डेंस कि नथिंग कैन एस्केप फ्रॉम देयर ग्रेविटी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन ऑब्वियसली वॉच कौन सी मूवी, यू कैन वॉच इंटरस्टेलर। ठीक है, नो वन हैज़ मोर डिटेल्ड में एक्सप्लेन्ड ब्लैक होल्स देन दीज गाइज। ठीक है ना, मूवी शूवी देख लिया करो, फायदे में रहोगे। ठीक है, सीरियस नहीं रहना, ज़्यादा सीरियस हो गया, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड तो नहीं हो गया। ओके पक्का, गर्मी नहीं लग रही, गर्मी लग रही है थोड़ी सी, खिड़कियाँ खोल लो। अच्छा एक और चीज़ है यहाँ पे, देखो ध्यान से देखो, स्टार्स का यहाँ पे आपको कलर डिफरेंस दिखेगा। इधर देखो ये स्टार का कलर डिफरेंस है, ये दोनों स्टार्स का कलर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, स्टार का जो कलर का डिफरेंस है वो क्या बताता है, स्टार का टेम्परेचर इंडिकेट करता है। ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, स्टार कलर्स इंडिकेट्स द टेम्परेचर ऑफ अ स्टार। तो जनरली जो बहुत मैसिव स्टार होंगे, जो जितना ज्यादा स्टार मैसिव होता है उतना ही ज्यादा एनर्जी बर्न करता है, उतना ही ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। जितना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा उतना ही ज्यादा उसका सरफेस का टेम्परेचर होगा, और वो जनरली ब्लूइश कलर का दिखेगा आपको। ठीक है, एंड जितना जो है कम एनर्जी, जैसे जैसे उसकी एनर्जी कम होती रहेगी, एज होती रहेगी, तो ब्लू से फिर वो व्हाइटिश की तरफ आएगा, वो विबग्योर की तरफ आएगा, रेडिश की तरफ को आ जाता है, फ्रॉम ब्लू टू रेडिश। ठीक है, वी जो है वॉयलेट इज कंपेरेटिवली हाई एनर्जी, रेडिश कंपेरेटिवली लो एनर्जी। सो जो स्टार का कलर होता है इट इंडिकेट्स दी टेम्परेचर, ब्लू हैज द मैक्सिमम टेम्परेचर। ठीक है, तभी हम लोग रेड जायंट बोलते हैं। रेड जायंट काहे को, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एनर्जी हैज बीन बर्न। आप जो है सरफेस टेम्परेचर दे आर गेटिंग स्लोअर, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर कंसिडर्ड रेड। ठीक है, लाइफ ऑफ अ स्टार जो है इट इज
बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर। ऐसा नहीं कि आज हुए तो 100 साल 1.5 साल बाद चलो भी हो गया, खत्म हो गए, नॉट लाइक दैट, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स। अगर हम अपने सन की बात करेंगे तो एवरेज हम लोगों के सन की एज जो है वो कितनी है, 10 बिलियन साल की, 10 बिलियन ईयर्स हम लोगों के सन की एज है, और अभी जो है अराउंड 4.5 बिलियन साल ही हुए हैं, मीन्स फेयरली यंग है, ठीक है, मैच्योर होना स्टार्ट हो गया बट फेयरली यंग है। अगले सम 3 बिलियन साल तक ये अपनी रेड जायंट स्टेज तक नहीं आएगा। दैट मीन्स अभी भी हमारे पास 2-2.5 बिलियन साल हैं जीने के लिए, ठीक है। मेरे को तो डाउट है कि हम लोग 21वीं सदी भी टापेंगे, बट अगर टाप गए, सब कुछ बढ़िया रहा, सब कुछ ठीक रहा, कोई कुछ आके गिरता नहीं हमारे ऊपर, तो तब तक सम 3 बिलियन साल टिक जाएंगे। वंस आर सन विल एंटर इनटू रेड जायंट फेज, रेड जायंट फेज में एंटर करेगा तो क्या होगा, पहले 4 प्लेनेट तो वैसे ही इनगल्फ कर लेगा, ठीक है। सो हम लोग जो हैं स्वाहा हो जाएंगे उसी टाइम, बट चलो उस टाइम तक हम लोग बचेंगे नहीं। ये देखो, ये एक फिनोमिना है, रिसेंटली हम लोगों ने इसको खोजा है, दिस इज क्रेब्स नेबुला, एंड यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है, मे बी एक बहुत बड़ा स्टार था यहाँ पे, इसकी डेथ हुई है, एंड इसके करके यहाँ पे बहुत बड़ा सुपर नोवा एक्सप्लोजन हुआ है। एंड ये जो नेबुला है, इट इज अराउंड 4500 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ। तो आज जो है हमको दिख रहा है, मीन्स अभी रिसेंटली साइंटिस्ट ने जो है खोज के निकाला है कि वो देखो वहाँ पे बहुत बड़ा बम फटा है, ठीक है कि नहीं, उसकी लाइट जो है अब हमारे पास पहुंच रही है। वो एक्चुअल में ये फिनोमिना अभी नहीं हुआ, ये हुआ 4500 लाइट ईयर्स पहले ही हुआ होगा, बट सिंस लाइट को इतना टाइम लग गया हमारे पास पहुंचते हुए, तो हमको अभी दिख रहा है, ठीक है कि नहीं। तो वो उस टाइम पे हुआ था, अब तो खत्म हो गया वहां पर सब कुछ, पर लाइट हमारे पास अब पहुंच रही है, सो बिकॉज ऑफ दैट। बट अगेन यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ बिग इज दिस फिनोमिना, ह्यूज, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट सेलेस्टियली एक्सप्लोसिव फिनोमिनाज में आता है, अंडरस्टूड। चलो, उसके बाद हमारा क्लोजेस्ट स्टार कौन सा है हमारे बाद, इट इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी, दिस इज द क्लोजेस्ट टू अस, अगेन सम अराउंड 4 लाइट ईयर्स अवे, हमसे 4 लाइट ईयर अवे है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। उसके बाद आपका अल्फा सेंचुरी बी है, और उसके बाद आपका अल्फा सेंचुरी ए है, कंपैरेटिवली सन के कंपैरेटिव के ही साइज के हैं, ठीक है। फिर आता है हम लोगों का सोलर सिस्टम। अब आगे सन भी स्टार्स के ऊपर ही बात कर ली, अब हम लोग अपने सोलर सिस्टम के ऊपर आते हैं। सोलर सिस्टम में अगेन अगर हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं, वी इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टार, हम लोग जो है सिंगल स्टार सिस्टम है, देयर आर बाइनरी स्टार सिस्टम आल्सो, कि 2 स्टार आपस में रोटेट कर रहे हैं, बट वी आर अ सिंगल स्टार सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल स्टार, दैट इज अवर सन, एंड इसके आसपास में क्या कर रहे हैं, इसकी सेलेस्टियल बॉडीज रिवॉल्व कर रही हैं, ठीक है। टोटल कितनी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, बट अगर हम ब्रॉड लेवल पे देखेंगे तो हम लोग कितने 8 प्लैनेट्स एंड 5 डॉर्फ प्लैनेट्स बोलते हैं कि ये जो है सेलेस्टियल बॉडीज सन के आसपास में रिवॉल्व कर रही हैं, 8 प्लैनेट्स एंड 5 डॉर्फ प्लैनेट। इसके अलावा देयर आर काउंटलेस फ्रेगमेंट्स ऑफ लेफ्ट ओवर रॉक्स, डेब्रीज, एस्ट्रॉइड्स, मीटियोर्स, सैटेलाइट्स, इस तरह की बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज यहाँ पे मिलती हैं, बट अगेन 8 और 5 बोलते हैं हम लोग, ठीक है कि नहीं। ये किस तरह से बना था, ये सोलर नेबुलर हाइपोथेसिस या सोलर नेबुलर थ्योरी जो है इसको एक्सप्लेन करती है। सोलर नेबुलर हाइपोथेसिस ये क्या बोलता है, तो ऊपर ब्रॉडली बता देता हूँ कि सन जो है वो क्या इस तरह के एक गैस क्लाउड से बना है, ठीक है, जिसमें आपको हाइड्रोजन क्लाउड बताया था, कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन क्लाउड, इसी तरह के एक क्लाउड से क्या बना है, सन बना हुआ, ठीक है। विद टाइम व्हाट हैपेंड, ये गैस क्लाउड क्या करता रहा, कॉन्ट्रैक्ट करता रहा अपने अंडर ही ग्रेविटी के पुल में, एंड सेंटर में क्या हुआ, ये हाइड्रोजन क्लम्प कर गई, ठीक है, सेंटर में हाइड्रोजन क्लम्प कर गई, एंड विद टाइम यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फ्यूजन का स्पार्क हुआ एंड सन केम इनटू बीइंग। जैसे सन बना, इसने क्या किया, इस तरह के आसपास और बहुत सारी रॉक की डेब्रीज थी, या इस तरह के और बहुत सारे डस्ट गैस के पार्टिकल्स थे, वो इसके आसपास में एक डिस्क के शेप में रोटेट कर रहे थे जब सन बना, ठीक है ना। जब सन बन रहा था तो अगेन गैस क्लाउड इस तरह से क्लम्प किया, बीच में आपका सन बन गया, आसपास में इस तरह से जो गैस है, डस्ट के क्लाउड्स हैं, ये क्या कर रहे थे, रोटेट कर रहे थे, ठीक है। विद टाइम क्या हुआ, सन की लाइट जल गई एंड स्टार केम इनटू बीइंग, ठीक है कि नहीं। अब स्टार बनने से क्या हुआ, आसपास हीट हुई, और यहाँ पे पास में जो प्रॉक्सिमिटी में चीजें थी, अगेन दे वर ओनली मेटल्स,
यहाँ पे आपको मिले मेटल्स एंड सिलिकेट, इस तरह के आपको एलिमेंट्स मिले, बिकॉज यही जो थे दीज वर द एलिमेंट्स विच कैन विथस्टैंड सच हीट। इतनी हीट को विथस्टैंड करने के बाद भी सॉलिड स्टेट में बने रह सकते थे। सो जो हम बेसिकली रॉक कह रहे हैं, रॉक दे आर नथिंग बट सिलिकेट्स एंड कंसिस्टिंग ऑफ मिनरल्स लाइक आयरन। ठीक है, आयरन हो गया, निकल हो गया, इस तरह के हैवी मेटल्स प्लस सिलिकेट, इस तरह के एलिमेंट्स वो इस तरह यहाँ पे सॉलिड स्टेट में रहे। ठीक है, रेस्ट ऑफ जी जो आपका एलिमेंट्स है, जैसे जो गैसेस एलिमेंट्स है, दे वर पुश्ड बैक। इस तरह से डिस्क में दे वर पुश्ड बैक बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन। विद टाइम क्या हुआ, विद टाइम ये जो सारे एलिमेंट्स है दे स्टार्टेड एक्रीशन, ये क्या कर गए, एक दूसरे से चिपकना स्टार्ट कर गए, एंड विद टाइम दे लेड टू फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। चिपक के क्या बन गए, प्लैनेट्स बन गए। तभी जो आपके इंटरनल प्लैनेट्स है सन के आसपास में, जो आपके पहले 4 प्लैनेट्स हैं कौन कौन से हैं, ठीक है, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये 4 प्लैनेट्स दे आर कॉल्ड एज रॉकी प्लैनेट्स। रॉकी प्लैनेट्स इन्हें क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ हार्ड रॉक्स। हार्ड रॉक का मतलब दे आर मेड अप ऑफ मेटल्स लाइक आयरन, निकल, एंड दे आर मेड अप ऑफ सिलिकेट्स। ठीक है ना, सिलिकेट मिनरल्स के बने हुए हैं। वाई, बिकॉज इतनी प्रॉक्सिमिटी में ओनली दीज एलिमेंट्स कुड हैव बीन इन दी सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म में यही रह सकते थे। विद टाइम क्या हुआ, ये इस डिस्क में ऐसे चिपकते रहे, साथ में आके चिपकते रहे, आसपास घूम रहे सन के, साथ में आके चिपकते रहे, एंड दे लेड टू फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट। ठीक है जी, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। इसके पीछे जो थे जो प्लैनेट्स, अगेन क्योंकि यहाँ पे अब सन की हीट इतनी ज्यादा नहीं पहुंच रही थी, तो मोस्ट ऑफ जो एलिमेंट्स है दे वर इन दी गैसुअस स्टेट या लिक्विड स्टेट में, एंड अगेन दे एक्रीटेड, ये चिपक के या कोलेस्ट करके क्या बनाए, इन्होंने गैस जाइंट्स बनाए, जैसे जुपिटर हो गया आपका, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो, ऑल दैट। ठीक है कि नहीं। चलो जी, यही चीज मैंने आपको लिखी हुई है सारी, किस तरह से जो है प्लैनेट का या किस तरह से आपका सोलर नेबुलर हाइपोथेसिस से साला आपका सोलर सिस्टम बना हो। ठीक है, आपका सोलर सिस्टम के पहले 4 इनर प्लैनेट, जिन्हें हम इनर प्लैनेट्स भी कहते हैं, इनर प्लैनेट्स, और इसे हम टेरेस्ट्रियल भी प्लैनेट भी कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, इनर प्लैनेट्स और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। क्यों कहते हैं हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, बिकॉज हार्ड रॉकी प्लैनेट्स। ठीक है, बाद के प्लैनेट जो हैं दे आर व्हाट, दे आर जनरली गैस जाइंट्स, they are called as gas giants or also called as Jovian planets. Again, इस तरह से क्यों फॉर्म हुए, बिकॉज ऑफ द theory which explains the formation of सारा solar system. This is solar nebular hypothesis. ठीक है, अंडरस्टूड। चलो, पता, नाम तो पता ही सबके। ठीक है, आपने वो सारा एक्रोनिम बचपन में सुना हुआ, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शो अस 9 प्लैनेट्स। बाकी कई हो गया, अपने भी हो सकते हैं फंडे, बट ये जो है आप सिंपल एक्रोनिम याद कर सकते हो अगर आपको करना। ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, देखो ये बचपन में पढ़े थे तो भूल गए सारे। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, मार्स। अभी भी कंसेंसस नहीं बन रहा है। चलो, जोवियन प्लैनेट में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, वो तो हमको पता ही है, जुपिटर। ठीक है, चेक करके आना बॉस। चलो, अर्थ है एटलीस्ट। ठीक है जी, नॉट अ वो, अर्थ जो है इट इज द इनर प्लैनेट में सबसे बड़ा प्लैनेट है, एंड इनर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में सबसे बड़ा प्लैनेट इज अर्थ। ठीक है ना। चलो, यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा गया, देखो इस ये जो है इट इज टिल्ट, इनका जो है रोटेशनल एक्सिस, ये प्लैनेट जो है दे आर रोटेटिंग अराउंड देयर ओन एक्सिस, अपने एक्सिस में रोटेट कर रहे हैं, एंड दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ठीक है कि नहीं, क्यों कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं सन के आसपास में, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन। सन जो है सेंटर में है, ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा है, इस करके जो है आसपास प्लैनेट्स एज वेल एज बाकी जो भी बॉडीज है, सेलेस्टियल बॉडीज, वो क्या कर रही हैं, वो सन के आसपास में रिवॉल्व कर रही हैं। एंड इवन जो प्लैनेट्स हैं दे आर ऑल्सो रोटेटिंग अराउंड देमसेल्व्स इन एन एक्सिस। ठीक है, सबकी एक्सिस आपको देखने में मिलेगी, मोस्टली स्टार्टिंग के प्लैनेट्स हैं इनकी एक्सिस ऑलमोस्ट सेम है, देन एंड के प्लैनेट्स की इनकी जो एक्सिस है बहुत ज्यादा टिल्टेड है। ठीक है, जैसे कि आप यूरेनस की बात करो, प्लूटो की बात करो, इनकी
एक्सिस जो है ऑलमोस्ट 90 डिग्रीज टिल्ट है, जबकि प्लैनेट्स लाइक अर्थ एंड मार्स यहाँ पे देखोगे इनकी टिल्ट जो है ऑलमोस्ट सेम है, 23.5 degrees for Mars or for the Earth and 25 degrees for the Mars. So that is why हम लोग next habitation Venus को नहीं बोलते, हम लोग Mars को बोलते हैं. क्यों? Because Mars जो है यहाँ पे जो day and night का जो shift है it is almost the same. यहाँ पे भी day जो है almost 24 घंटे का दिन होता है. एंड अगर हम सीजन्स की बात करेंगे तो सीजनल जो शिफ्ट है कितने साल कितने टाइम में एक पर्टिकुलर प्लैनेट रिवॉल्व करता है सन के आसपास में, तो दैट इज समवेयर अराउंड 680 समथिंग, ठीक है कि नहीं, 680 दिनों में. सो नॉट दैट डिफिकल्ट टू लिव ऑन मार्स बिकॉज डे एंड नाइट जो है ऑलमोस्ट सेम. तब वीनस में नहीं जाने की कोशिश कर रहे हम लोग, जा भी नहीं सकते, वीनस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है. करेंगे बात अभी. सबसे पहले सन की बात कर लेते हैं, ठीक है. सो सन इट इज अगेन इट इज एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में है, बट इट इज नॉट एट द सेंटर ऑफ आवर मिल्की वे, बहुत दूर है. मैटर ऑफ फैक्ट बहुत खुंजे में लगा हुआ है, ठीक है. जो हम लोग अपने मिल्की वे की बात करते हैं, इसके आपको बहुत पेरिफेरल में मिलता है, इतने पेरिफेरल में कि जैसे मैंने आपको बताया 224 मिलियन साल लग जाते हैं सन को एक चक्कर मारते हैं अपने गैलेक्टिक सेंटर के, मिल्की वे के गैलेक्टिक सेंटर के चक्कर मारते हुए ऑलमोस्ट 224 मिलियन साल लग जाते हैं, ठीक है कि नहीं. अगेन इट इज वेरी बिग फ्रॉम अर्थ, ऑलमोस्ट 100 टाइम्स बिगर देन अर्थ, एंड 15 मिलियन डिग्रीज का ऐसा एवरेज सरफेस टेम्परेचर है. एज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऑलमोस्ट 4.5 बिलियन साल का ये हो चुका है, ठीक है. 4.6 बिलियन ईयर्स इसकी एज है, जो कि अगेन अर्थ की एज भी सेम ही है, ऑलमोस्ट 4.6 बिलियन ईयर्स की इसकी एज है. कॉम्पोजिशन जो अभी चल रही है इसकी, इट इज हाइड्रोजन इज 70%, हीलियम इज ऑलमोस्ट 28%, अदर्स में जो है अराउंड 2%, ठीक है. सो इसको जैसे मैंने आपको इसको कैलकुलेट करके बताया, जब तक हीलियम हाइड्रोजन की कैपेसिटी 70% नहीं होती तब तक ये नॉर्मल स्टेज पे रहेगा. उसके बाद ये रेड जायंट स्टेज पे चला जाएगा, एंड दैट इज द एंड फॉर अस. तो इनर प्लैनेट जो है खत्म हो जाएंगे, हो तो उससे पहले ही जाएंगे, एटमॉस्फेयर खत्म हो जाएगा, बट अगेन बाय द टाइम इसके हम लोग कैलकुलेट करके देखें तो सम 2.86 बिलियन ईयर्स अपने पास पड़े हैं अभी इंजॉय करने के लिए. अंडरस्टूड. चलो, सन को अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में एनालिसिस करते हैं तो ये सन का थोड़ा बहुत लेयर्स आपको देखने में मिलती हैं. 3 इसकी इनर लेयर्स होती हैं और 3 इसकी सरफेस लेयर्स हैं, ठीक है. सरफेस लेयर्स वो लेयर्स जो हम लोग देख सकते हैं, सीधे नहीं देख सकते, बट अगेन किसी ना किसी मीन से हम लोग इन्हें देख सकते हैं. इनर लेयर्स हमको दिखती नहीं, ठीक है. इनर लेयर में सबसे अंदर जो लेयर आती है, दिस लेयर इज कॉल्ड एज द लेयर ऑफ कोर, ठीक है. ये कोर में क्या हो रहा है, ये कोर में आपकी ऑल दोज न्यूक्लियर रिएक्शन जो मैंने आपको पीछे बताई थी, फ्यूजन रिएक्शन, 4 हाइड्रोजन मिलके हीलियम बना रहे हैं, एंड इवन हीलियम जो है उसके बाद फ्यूज कर रहा है और बहुत सारे हैवी मेटल बना रहा है, कार्बन, ऑक्सीजन, इस तरह के हैवी मेटल्स बन रहे हैं या हैवियर एलिमेंट्स बन रहे हैं. ये सारा रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, इट इज हैपनिंग इन दी कोर, ठीक है. कोर में सारी रिएक्शंस हो रही है, उसके बाद क्या हो रहा है, हीट जो है वो कहाँ को ट्रेवल करती है, बाहर को ट्रेवल करती है. बाहर को ट्रेवल करती है तो एक अनदर जोन बनाती है, दिस इज कॉल्ड एज द रेडिएटिव जोन, ठीक है. रेडिएटिव जोन, अगेन जो रेडिएटिव जोन है आपकी, यहाँ पे मोस्टली एनर्जी जो है वो कोर से बाहर की तरफ को रेडिएट कर रही है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द रेडिएटिव जोन, ठीक है. उसके बाद इसकी थर्ड स्टेज आ जाती है कॉल्ड एज कन्वेक्टिव जोन. अब कन्वेक्टिव जोन में यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इतने टेम्परेचर में इट विल नॉट रिमेन हाइड्रोजन H2 या H, ये स्टेज में नहीं रहेगा. एक एटम और उसके आसपास में एक एक एटम, हाँ मतलब एक एटम एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के साथ इस तरह से नहीं रहता, प्लाज्मा स्टेट में रहता, ठीक है. एंड यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, कन्वेक्टिव जोन में ये प्लाज्मा जो है ऊपर जा रहा है, ऊपर ठंडा हो रहा है, फिर ऊपर से नीचे आ रहा है. सो इस तरह के यहाँ पे कन्वेक्टिव करंट्स बने हुए हैं, ठीक है. ये हाइड्रोजन रिलेटेड प्लाज्मा जो है ऐसे ऊपर नीचे कंटिन्यूसली सर्कल कर रहा है, ठीक है, कन्वेक्टिव जोन. एंड फिर उसके बाद आती है 3 इसकी सरफेस लेयर. सरफेस लेयर में सबसे पहले लेयर कौन सी आती है, इट इज द लेयर ऑफ फोटोस्फीयर, ठीक है. फर्स्ट लेयर इज द लेयर, जो आपकी फर्स्ट सरफेस लेयर है, इट इज द लेयर ऑफ फोटोस्फीयर, एंड दिस इज द ब्राइटेस्ट लेयर ऑफ सन. सरफेस की जो लेयर है, दिस इज द ब्राइटेस्ट लेयर ऑफ सन. एंड यहाँ पे जो है आपको क्या इस तरह का देखो, इस तरह के ब्राइट येलोइश
बबल्स टाइप देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस तरह के जो आपके प्लाज्मा समझते हो ना, प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। आयंस में जो हाइड्रोजन है वो आयंस में मिलती है। यहाँ पे इस तरह के ऐसे ग्लोइंग आयंस आपको देखने में मिलेंगे, ब्लिस्टरिंग इस तरह के छोटे छोटे आयंस देखने में मिलते हैं, बबलिंग ग्रैन्यूल्स देखने में मिलते हैं, एंड दे आर मेड अप ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, फोटोस्फीयर में ये आपको देखने में मिलेगा। फोटोस्फीयर में आपको कई बार इस तरह के स्पॉट्स भी देखने में मिलते हैं, जहाँ कुछ जो एरियाज हैं वो डार्क होंगे, बाकी एरिया जो है बहुत ज्यादा ब्राइट होंगे। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम सन स्पॉट्स कहते हैं। क्या बता सकते हैं सन स्पॉट्स कैसे होते हैं? ये सन स्पॉट ऐसे क्यों होते हैं? कुछ जगह बहुत ज्यादा ब्राइट होती है, बाकी सारी जगह ब्राइट होती है, कुछ जगह डार्क क्यों जाती है, या डार्क होने का क्या रीजन है? ये दिख रहा है, ये सारा सोलर विंड्स है। ठीक है, वाई इट हैपन्स? बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंसेस। टेम्परेचर डिफरेंस, आसपास का जो टेम्परेचर है और ये जो डार्क एरिया है, इसका टेम्परेचर में अराउंड 1500 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होता है। दैट इज वाई दे अपीयर डार्कर। अब ये तो हमें रीजन पता चल गया कि ये वो ब्राइट क्यों है, ये डार्क क्यों है, बट ये टेम्परेचर डिफरेंस क्यों होता है? इट इज बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सन। ठीक है, हर 11 साल में आपको इस तरह के सनस्पॉट दिखते हैं कि एक एरिया में 11 साल के लिए सनस्पॉट रहेगा, उसके बाद जो है ये सनस्पॉट चेंज हो जाते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सन। सन की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, और जिस तरह से चेंज होती है वहां पे आपको ये सनस्पॉट देखने को मिलते हैं। सो इट इज बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है कि नहीं? याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड के कारण होते हैं। चलो आगे आ जाओ। उसके बाद फटाफट फोटोस्फीयर के बाद जो है हम लोग अपनी सेकेंड लेयर की तरफ बढ़ते हैं। दिस सेकेंड लेयर इज कॉल्ड एज द क्रोमोस्फियर। ठीक है, सेकेंड लेयर कॉल्ड एज क्रोमोस्फियर। ये जो फोटोस्फियर थी वो ब्राइट येलो कलर की जनरली दिखती है आपको, बट जो आपका क्रोमोस्फियर है वो काइंड ऑफ रेडिश कलर की आपको दिखती है। एंड रेडिश कलर का मतलब क्या है? कंपैरेटिवली ठंडी होती है फोटोस्फियर से। ठीक है, फोटोस्फीयर से कंपैरेटिवली ठंडी होती है, और नेकेड आई से नहीं दिखती है। अगर आप वैसे देखोगे या किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देखोगे तो आपको फोटोस्फीयर दिखती है, क्रोमोस्फीयर नहीं दिखती, बिकॉज फोटोस्फीयर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, क्रोमोस्फीयर कंपैरेटिवली कम ब्राइट है। उस करके हम लोग फोटोस्फीयर ही देख पाते हैं। सिर्फ हम फोटोस्फीयर सॉरी क्रोमोस्फीयर का हम लोग आउटर लाइनिंग्स देख पाते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्लिप्सिस। एक्लिप्स के टाइम देख पाते हैं इसको। ठीक है नी? इसके बाद फाइनल लेयर आती है, दिस इज कॉल्ड एज द लेयर, बिल्कुल यहाँ पे आपको एक इनविजिबल लेयर टाइप व्हाइट लेयर दिखती है। दिस लेयर इज कॉल्ड एज द लेयर ऑफ कोरोना। ठीक है, बिल्कुल व्हाइट कलर की लेयर होती है। एंड अगेन फोटोस्फीयर इतना ब्राइट है कि हम लोग ये लेयर भी नहीं देख पाते, बट अगेन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्लिप्सिस, जब सारा फोटोस्फीयर छुप जाता है, फुल एक्लिप्स के टाइम पे जब ये फोटोस्फीयर छिप जाता है, तब हमको जो है इसके आसपास में ये लेयर देखने में मिलती है, कोरोना। ठीक है कि नहीं? अंडरस्टूड? लगा पता? ये कुछ लेयर्स हैं आपकी। अगेन यहाँ पे कुछ आपको सोलर फिनोमिना देखने में मिलते हैं, कुछ सोलर फिनोमिना यहाँ पे आते हैं आपको देखने के लिए, जैसे कि फर्स्ट सोलर फिनोमिना इज द फिनोमिना ऑफ सोलर फ्लेयर्स। अब ये सोलर फ्लेयर क्या है? अगेन ये फोटोस्फीयर में क्या हो रहा है, इस तरह के बहुत बड़े बड़े विस्फोट होते हैं। अगेन ह्यूज फ्यूजन बॉम्ब्स दे आर ब्लास्टिंग, है कि नहीं? पता है ना, फ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, तो बहुत सारा एनर्जी का स्पर्ट होता है। ये एनर्जी क्या करता है? ये एनर्जी प्लाज्मा को सन के ऊपर वाली लेयर्स पे उछाल देता है। ठीक है, सन के एटमॉस्फेयर में उछालता है, एंड इस उछाल को हम लोग जनरली फ्लेयर्स के तौर पे देखते हैं। पता है फ्लेयर क्या होती है? फिल्मों में देखा होगा फ्लेयर्स क्या होती है। ठीक है, फ्लेयर इस तरह का पटाखा सा होता है, लाइट से निकलती है। सेम चीज होती है सन के फोटोस्फेयर में। क्या होता है? इस तरह के बड़े बड़े बम फटते हैं, एंड ये जो प्लाज्मा है ये सन के एटमॉस्फेयर तक उछला जाता है। इस करके हम लोग ये देखते हैं। किसी ने न्यूक्लियर बम फटते हुए देखा हो? ओरिजिनल में तो देख नहीं पाओगे, बट वैसे देखा हो, मूवीज में देखा होगा, तो बनता है ना वो जो क्लाउड बनता है, फायर का क्लाउड बनता है, सेम इस तरह के क्लाउड यहाँ पे बन रहे हैं। दे आर पार्ट ऑफ सोलर फ्लेयर्स। ठीक है, अब ये कुछ फ्लेयर्स जो होती हैं, ये तो बाहर निकल जाती है, सन के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाती हैं, एंड दे फॉर्म समथिंग कॉल्ड एज दी सोलर विंड्स। ये क्या बनाती हैं? दे फॉर्म सोलर विंड्स। सोलर विंड्स कुछ नहीं है, दे आर पार्ट ऑफ दिस प्लाज्मा जो इजेक्ट हो जाता है, एंड इसमें जनरली आपको क्या मिलते हैं? प्रोटॉन्स देखने को मिलते हैं। बहुत सारे प्रोटॉन्स इमिट होते हैं, और हर जगह से इस तरह के प्रोटॉन्स इमिट हो रहे हैं। दे आर पार्ट ऑफ सोलर विंड्स ओनली। ये प्रोटॉन्स सन से निकल के थ्रू आउट द यूनिवर्स जाते हैं। ठीक है, स्ट्रीम्स ऑफ प्रोटॉन जो कि सन से निकल रही, दे आर कॉल्ड एज सोलर विंड्स।
कई बार क्या होता है, ये सोलर फ्लेयर फटता है बट ग्रेविटी के पुल में, सन की ग्रेविटी के पुल में वापस दूसरी जगह नीचे जाके गिर जाता है। तो इस तरह से ऐसे जीभ सी निकली दिखती है, देखो जीभ निकली हुई है, ठीक है कि नहीं। इस तरह से ऐसे टंग सी निकली, फायर की टंग सी निकली दिखती है आपको। दिस फायर टंग इज कॉल्ड एज सोलर प्रोमिनेंस, ठीक है। सो है कुछ नहीं, वही न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हैं जो इसके सरफेस में हो रहे हैं, एंड इस करके बहुत सारा प्लाज्मा उछलता है, एंड विद टाइम ये नीचे भी आ जाता है। तो बिकॉज ऑफ दैट इट फॉर्म सोलर प्रोमिनेंस, इट फॉर्म सोलर फ्लेयर्स। लगा पता? यही चीज मैंने यहाँ पे सारी लिखी हुई है, ट्राई टू गो एंड रीड दिस आउट। देन सोलर विंड, जैसे मैंने आपको बताया, ये सोलर विंड जो है विद टाइम दे परमिएट एवरीवेयर, हर जगह परमिएट करते हैं, पूरे एटमॉस्फेयर में, पूरे यूनिवर्स में परमिएट कर रहे हैं, और ये प्लैनेट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ये सोलर विंड मैंने किसकी बताई, दे आर व्हाट, दे आर स्ट्रीम्स ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज आपके पार्टिकल्स हैं। ये क्या करते हैं, जब किसी प्लैनेट के मैग्नेटिक स्फीयर के इन्फ्लुएंस में आते हैं, तो राइट, दे एंटर द एटमॉस्फेयर, मैग्नेटिक स्फीयर के इन्फ्लुएंस में आके दे फॉर्म समथिंग कॉल्ड एज अरोरास। अगर हम अपनी अर्थ की बात करें, हमारा मैग्नेटिक स्फीयर है, ठीक है, हमारे मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आके दे एंटर द अर्थ इन दी पोल्स रीजन, पोल के रीजन में अर्थ में एंटर करती है, एंड जब अर्थ के एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करती है तो ऐसे बहुत मतलब विजिबली प्लीजिंग सा फिनोमेना बनाती है कॉल्ड एज अरोरास। इस तरह के ब्लू ग्रीन लाइट्स के कर्टेन आपको देखने में मिलते हैं इसमें, ठीक है, स्पेशली नाइट स्काई में। दिन में तो पता नहीं चलता बिकॉज ऑफ सन्स लाइट, बट इवनिंग के टाइम पे आपको इस तरह के ग्रीन कर्टेन्स या ग्रीन ब्लूइश कर्टेन्स देखने को मिलते हैं स्काई में लाइट के, एंड दे आर व्हाट, दे आर अरोरास। दे आर नथिंग, ये जो सन के सोलर फ्लेयर्स हैं या जो सोलर विंड है, जो चार्ज स्ट्रीम्स के चार्ज प्रोटॉन स्ट्रीम्स हैं, दे आर कमिंग एंड दे आर इंटरेक्टिंग विद अर्थ एटमोसफेयर, ठीक है, पोल्स वाले रीजन में। इक्वेटर के पास में नहीं दिखते अपने को, बिकॉज इक्वेटर में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नहीं है मतलब नॉर्थ एंड साउथ इस तरह जिस जगह कंसंट्रेटेड है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में, ठीक है। अरोरास के ऊपर हम और बात करेंगे जब टाइम आएगा, जब हम एटमॉस्फेयर की बातें कर रहे होंगे, ठीक है। देखो आगे फुल सोलर एक्लिप्स है आप लोगों का। इस फुल सोलर एक्लिप्स में ये जो आपको व्हाइट लेयर दिख रही है, ये सारी व्हाइट लेयर जो है, दिस इज द लेयर ऑफ कोरोना, ठीक है। ये देखो, ये आपको जो है सोलर प्रोमिनेंस दिखेगा, अगेन कैप्चर्ड बाय नासा 2012 में। सो दिस इज सोलर प्रोमिनेंस अगेन, इस तरह का बहुत ज़्यादा इरप्शन हुआ, बहुत सारा प्लाज्मा इजेक्ट हुआ, बट अगेन दोबारा एटमॉस्फेयर में गिर गया। क्यों? बिकॉज ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ सन। तो अगर अभी कभी भी किसी की इस तरह की आपने एनिमेशन देखी होंगी या कोई इस तरह की फिल्म में देखा होगा, तो उसमें इस तरह से ऐसे टंग सी निकलती दिखा रही होती है कि सारे सन से इस तरह से टंग निकल रही हैं। दे आर नथिंग बट सोलर प्रोमिनेंसेस, दीज फ्लेयर्स इवेंचुअली इरप्टिंग एंड देन उसके बाद दोबारा कमिंग डाउन इन सन्स एटमोसफेयर, ये सन सरफेस, ठीक है। लगा पता? सो दीज आर बेसिकली सन। इतने पे बंद करेंगे अपन।